हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग एक बार इस एलएलपी के इस पर्टिकुलर चैप्टर को थरोली रिवाइज कर लेंगे। ओके, तो बच्चों, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 जो है, इसमें हमें रिवाइज क्या क्या करना है। सबसे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वगैरह के बारे में बात करी। तो बेसिकली मैंने आपको बताया ये डेट्स वगैरह आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके जीके के लिए, जनरल नॉलेज के लिए यहाँ पे आप लोगों को डेट्स देके रखी गई है। ओके, हाँ, अगर कुछ याद रखना ही है तो ये चीज याद रखना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 7 जनवरी 2009 को लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट को यस बोला था, इस पे कंसेंट दिया था, साइन दी थी। ओके, और जब प्रेसिडेंट असेंट देता है उसी वक्त से आपका एक्ट जो होगा वो इनैक्ट हो जाता है। ठीक है, फिर हमने बोला था कि ये एक्ट का बेसिक पर्पस क्या है, तो प्रोविजन बनाना फॉर द फॉर्मेशन एंड रेगुलेशन ऑफ एलएलपी, मतलब एलएलपी कैसे फॉर्म होगी, फिर उसे रेगुलेट कैसे होगा। तो बेसिकली इसके प्रोविजंस आप लोगों को इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखने मिलेंगे। ओके, ये जो एलएलपी एक्ट है तो इसको 81 सेक्शंस है और इसके 4 शेड्यूल्स होते हैं। ओके, इसमें टोटल 81 सेक्शंस है एंड देयर आर 4 शेड्यूल्स। ठीक है, जिसमें जो फर्स्ट शेड्यूल है वो डील करता है म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। तो फर्स्ट शेड्यूल में दिया जाएगा कि आपके पार्टनर्स के क्या म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज होती है। सेकेंड शेड्यूल जो होता है वो डील करता है कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू एलएलपी, मतलब एक पार्टनरशिप फर्म एलएलपी में कन्वर्ट होगी तो उसके क्या प्रोविजंस रहेंगे, ये आपको सेकेंड शेड्यूल में देखने मिलेगा। थर्ड शेड्यूल की बात करूं तो एक प्राइवेट कंपनी अगर एलएलपी में कन्वर्ट हो जाए तो फिर उसके क्या प्रोविजंस रहेंगे ये आपको देखने मिलेगा। और फोर्थ शेड्यूल जो रहेगा उसके अंदर एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो जाए तो उसके क्या प्रोविजंस है ये देखने मिलेगा। ओके, फिर हमने ये भी बात करी थी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, जो जनरली कंपनीज को गवर्न करता है, वो और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज दोनों को टास्क दिया है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग एलएलपी एक्ट। ओके, तो जो कंपनीज एक्ट को एडमिनिस्टर करते हैं वही दो बॉडीज को एलएलपी भी एक्ट कंसिडर करने के लिए बोला है, एडमिनिस्टर करने के लिए बोला है। ओके, अब आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, जो आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है ये अप्लाई नहीं होता है आपके एलएलपी को। ओके, मैंने आपको नोट्स के थ्रू पढ़ाया था तो मैंने आपको ये नीड का वहां पे पैराग्राफ डाला ही नहीं था। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो नीड क्या थी आपको एलएलपी बनाने की, तो देखो बच्चों बहुत सिंपल सी बात है, एक न्यू कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज चाहिए था जो है तो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप जैसा। ओके, लेकिन प्रॉब्लम ये थी ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी हुआ करती थी हर एक पार्टनर की। ओके, तो हम लोगों को एक लिमिटेड लाइबिलिटी चाहिए थी जैसे कंपनी में होती है, और अब ऐसा सब चाहिए था तो भाई आपको प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज एंड इंटरप्रेन्योरियल इनिशिएटिव लगने वाला था। आपको कंबाइन वे में 2-3 चीजें यहाँ पे लेके आनी थी। तो इसके लिए एलएलपी इज व्यूड एज एन अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल। तो ऐसी जरूरत महसूस हुई कि भाई पार्टनरशिप जो है वहां पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी है बट फ्लेक्सिबिलिटी है, बट कंपनी की बात करूं तो कंपनी में फ्लेक्सिबिलिटी कम है बट वहां पे लाइबिलिटी जरूर क्या है बताओ, लिमिटेड है। तो ये सब बातें देखते हुए आप लोगों को ये बात समझ में लानी थी कि भाई हमें ऐसा कोई बिजनेस व्हीकल चाहिए, या बोलूंगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जिसमें दोनों के फायदे हो, दोनों के फायदे छुपे पड़े हो। ओके, तो वैसा कौन सा हम लोग देखने वाले बताना ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो दैट इज योर एलएलपी। एलएलपी इज व्यूड एज व्हाट, अल्टरनेट कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल। ओके, इट प्रोवाइड्स द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी, इसमें बेनिफिट आपको लिमिटेड लाइबिलिटी का मिलेगा, बट अलाउज इट्स मेंबर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देयर इंटरनल स्ट्रक्चर एज अ पार्टनरशिप बेस्ड ऑन म्यूचुअली अराइव्ड एग्रीमेंट। तो ये जो आपका एलएलपी रहेगा ये जरूर आपको लिमिटेड लाइबिलिटी का बेनिफिट देगा इसके पार्टनर्स को, साथों साथ इंटरनल स्ट्रक्चर में भी इसे फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी जैसे आपके पार्टनरशिप में होता है। ओके, तो बस ये सोच के ही आपके एलएलपी को बनाया गया था, तो ये नीड में था। फिर इसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का मीनिंग और कॉन्सेप्ट क्या है, तो देखो यहाँ ऐसे उसको पैराग्राफ वाइज दिया था, मैंने अपने नोट्स में उसे पॉइंटर वाइज बना के दे दिया है। ओके, तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या है, सबसे पहली बात, इट इज अ न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी विथ लिमिटेड लाइबिलिटी।
यहाँ पे लाइबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड। इट इज एन अल्टरनेट कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल, ओके। ये एक अल्टरनेट कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है। कॉर्पोरेट बोले तो कंपनी टाइप, ओके। बिजनेस व्हीकल बोले तो ऐसा पकड़ो, बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ओके, दैट नॉट ओनली गिव्स द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी एट लो कंप्लायंस कॉस्ट। तो ये बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी ही नहीं देगा एट लो कंप्लायंस कॉस्ट, कम कंप्लायंस कॉस्ट पे आपको लिमिटेड लाइबिलिटी का बेनिफिट मिलता है, but allows its partners the flexibility of organizing their internal structure as traditional partnership। और नॉट ओनली ये लो कंप्लायंस कॉस्ट पे लिमिटेड लाइबिलिटी का ही बेनिफिट देगा, बल्कि ये फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको प्रोवाइड कर देता है। और फ्लेक्सिबिलिटी किस चीज की बच्चों, ऑर्गेनाइजिंग देयर इंटरनल स्ट्रक्चर, ओके। तो जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर है वो ऑर्गेनाइज करने की भी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। कौन बताना आपका, LLP। LLP is a separate legal entity, and while the LLP itself will be liable to the full extent of assets, liability and partners will be limited। तो देखो बच्चों, क्योंकि LLP एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसका मतलब इन द आइज ऑफ लॉ LLP एक अलग पर्सन माना जाएगा, ओके। तो फिर जो भी असेट्स होंगे वो पूरे पूरे असेट्स LLP के होंगे, जो भी लाइबिलिटी होंगी वो पूरी पूरी LLP की होगी। यहां पे पार्टनर की लाइबिलिटी कैसे मानी जाएगी, लिमिटेड लाइबिलिटी मानी जाती है, ओके। LLP is an alternate corporate business form that gives the benefit of limited liability of company and the flexibility of what, partnership। तो ये जो LLP रहेगा ये बेनिफिट देगा लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कंपनी का, कंपनी में ये बेनिफिट होता है, और ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको प्रोवाइड करेगा जैसे आपको पार्टनरशिप में फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, ओके। तो ये हुआ आपका LLP के बारे में। और फिर लास्ट में बोला है, सिंस LLP कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ बोथ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर एज वेल एज पार्टनरशिप फर्म स्ट्रक्चर, तो LLP इज कॉल्ड व्हाट, हाइब्रिड बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। तो ये जो आपका LLP है तो ये क्या है बताना, हाइब्रिड है। और किसके बीच का हाइब्रिड है बच्चों, तो ये कंपनी और पार्टनरशिप के बीच का हाइब्रिड है, ठीक है। तो ये हमने मीनिंग में देख लिया था, पहले भी देखा था इन डिटेल। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में मैंने आपको बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन नहीं कराया हूं, बट इतना ध्यान में रखो, जो भी आपकी LLP वगैरह है, भले ही वो इस एक्ट के अंदर बनी हुई है या आउटसाइड इंडिया बनी हुई है या फिर एक कंपनी है, तो ये आपके बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर आ जाएगा, ओके। अब इसके अंदर क्या नहीं आता, कॉर्पोरेशन सोल नहीं आता, कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं आती, और अदर बॉडी कॉर्पोरेट जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई, तो और कुछ चीजें नहीं आती है। ये आपको काम का है ही नहीं, ये डेफिनेशन आपको किसी काम की रहेगी नहीं। फिर बिजनेस का सीधा साधा डेफिनेशन था तो मैंने आपको इसमें डाला ही नहीं था, ओके। बिजनेस मतलब ट्रेड आ जाएगा, ट्रेड मतलब कुछ गुड्स लेना कुछ गुड्स देना। प्रोफेशन, जैसे एक CA का प्रोफेशन होता है, डॉक्टर का भी प्रोफेशन होता है, सर्विस एंड ऑक्यूपेशन, तो ये चीजें बिजनेस के अंदर कवर हो जाती है। फिर उसके बाद बात आती है आपके डेसिग्नेटेड पार्टनर की, ओके। तो डेसिग्नेटेड पार्टनर का यहाँ डेफिनेशन बहुत सिंपली लिख दिया है कि जिसे सेक्शन 7 के अंदर डेसिग्नेटेड पार्टनर बोला है, बस वही है क्या, डेसिग्नेटेड पार्टनर, ओके। उसके बाद हम लोगों ने देखा था एंटिटी का मीनिंग। तो एंटिटी का मतलब क्या है बच्चों, ये बॉडी कॉर्पोरेट होता है। एंटिटी क्या है बताना, एनी बॉडी कॉर्पोरेट and includes for the purpose of section 18, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53 a firm set up under the Indian Partnership Act 1932। एंटिटी मतलब बॉडी कॉर्पोरेट। अब इसका भी आपको कुछ लेना न देना, आगे तक हमने पूरा LLP पढ़ लिया, बट हमें ये डेफिनेशन कहीं यूज में आई ही नहीं, तो इसी के लिए जो डेफिनेशन आपको काम की है ही नहीं तो मैंने वो आपको वहां पे बताया भी नहीं था, ओके। हाँ, फाइनेंशियल ईयर के बारे में हमने जरूर देखा। फाइनेंशियल ईयर आपका कब से शुरू होता है बच्चों, 1st डे ऑफ अप्रैल से शुरू होता है, तो वो 31st डे ऑफ मार्च तक खत्म होता है, ठीक है। लेकिन हाउएवर इन केस ऑफ LLP इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर 38 डे ऑफ सितंबर ऑफ अ ईयर, अगर कोई LLP इनकॉर्पोरेट होती है किसके बाद, 30 सितंबर के बाद, तो उसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 31st डे ऑफ मार्च ऑफ ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग दैट ईयर, मतलब अगले साल का जो 31 मार्च होगा तो वहां पे जाके उसका फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होगा। ये हमने बातें पूरी डिटेल में करी, विद एग्जांपल भी देखी थी। फॉरेन LLP किसको बोला जाता है, जो LLP
रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया है, हैविंग अ प्लेस इन इंडिया, तो इसको आप लोग बोलने वाले हो फॉरेन एलएलपी। ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या है? जो फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड है अंडर दिस एक्ट, दिस एक्ट बोले तो एलएलपी एक्ट। ओके। उसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है? तो ये राइटिंग में दिया हुआ अग्रीमेंट है जिसमें पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी और एलएलपी के बीच में जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज होगी वो उसके अंदर बताई जाती है। तो ये क्या हो जाएगा बताना आपका? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप अग्रीमेंट हो जाएगा। ओके। तो जिसके अंदर म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर रहेंगे। ओके। इन रिलेशन टू एलएलपी, तो वो आपके एलएलपी एग्रीमेंट में आपको दिखाई देगा। ओके। और ये एक चीज और याद रखना, ये राइटिंग में डॉक्यूमेंट होता है, ये राइटिंग का एग्रीमेंट होता है। ठीक है। उसके बाद पार्टनर, तो बच्चों पार्टनर का मतलब क्या होता है? पार्टनर का मतलब है जिसे एलएलपी में एज अ पार्टनर बोल के लिया गया है उसको बोला जाता है पार्टनर। अब सेक्शन 4 भी आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों। जो सेक्शन 4 क्या बोलता है कि आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है शैल नॉट अप्लाई टू अ एलएलपी। तो ये जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट होता है वो अप्लाई किसे नहीं होता है? एलएलपी को अप्लाई नहीं होता है। ठीक है। क्योंकि देखो उसका खुद का सेपरेट एक्ट है एलएलपी एक्ट, दैट इज व्हाई ये कभी उस पर अप्लाई नहीं होता है। ओके। फिर पार्टनर्स की अगर बात करेंगे तो पार्टनर्स का दिया गया है सेक्शन 5 के अंदर पूरा सेक्शन। तो पार्टनर्स कौन हो सकते हैं? सबसे पहली बात तो याद रखना, एक इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट जो होते हैं वो आपके पार्टनर बन सकते हैं एलएलपी के अंदर। ओके। हु कैन बी अ पार्टनर? एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट, ये पार्टनर्स बन सकते हैं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहली बात है। हाउएवर एन इंडिविजुअल शैल नॉट बी कैपेबल ऑफ बिकमिंग अ पार्टनर ऑफ एलएलपी इफ, लेकिन कुछ इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जो पार्टनर नहीं बन सकते। पहली बात, जो अनसाउंड माइंड है, जो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, या फिर जिन्होंने अप्लाई किया है इंसॉल्वेंसी के लिए, वो लोग ये कभी भी क्या नहीं बन सकते? पार्टनर नहीं बन पाएंगे। ओके। तो पार्टनर यहाँ पे इंडिविजुअल, बॉडी कॉर्पोरेट कोई भी बन सकता है। ओके। लेकिन ये 3 लोग यहाँ पे पार्टनर नहीं बन पाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने सेक्शन नंबर 6 देखा था मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में। तो आपको याद होगा बच्चों, ये सेक्शन 6 में दिया था कि एलएलपी में मिनिमम 2 मेंबर्स लगते हैं, 2 पार्टनर्स लगते हैं। ओके। और अगर किसी भी वक्त ये 2 से नीचे नंबर गिरा और एलएलपी कैरीज ऑन कर रही है बिजनेस फॉर मोर देन 6 महीना, ओके, और जो पर्सन कैरी ऑन कर रहा है नंबर रिड्यूस होने के बावजूद उसको भी पता है कि वो अकेला ही अब पार्टनर है, ही इज द ओनली पार्टनर। ओके। तो भी वो अगर बिजनेस कैरी ऑन करता है फॉर मोर देन 6 मंथ, तो याद रखना बच्चों, ऐसे वक्त क्या होगा? ही शैल बी पर्सनली लाइबल फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी। तो क्योंकि वो एलएलपी 2 से कम मेंबर्स पे तो फॉर्म हो नहीं सकती, तो 2 के नीचे नंबर जाने के बावजूद भी अगर वो पर्टिकुलर बंदा एलएलपी का बिजनेस कैरी ऑन करता है, चलने देता है, तो ऐसे वक्त क्या होगा बच्चों? तो ऐसे वक्त कुछ नहीं, वो बंदा पर्सनली लाइबल होने लग जाएगा। ही विल बी पर्सनली लाइबल ओवर देयर। आई होप सबके दिमाग में गया होगा। फिर इतना होने के बाद हम लोगों ने देखा था सेक्शन नंबर 7, और ये सेक्शन 7 किसका है बच्चों? तो आपके डेसिग्नेटेड पार्टनर्स का है। ओके। दिस सेक्शन नंबर 7 इज ऑफ व्हाट? डेसिग्नेटेड पार्टनर। तो बच्चों डेसिग्नेटेड पार्टनर्स एटलीस्ट कितने लगते हैं? तो एटलीस्ट 2 डेसिग्नेटेड पार्टनर लगते हैं। और वो कौन कौन हो सकते हैं बच्चों? वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स ही हो सकते हैं, ये बात ध्यान में रखना। ओके। और इनमें से भी एक, ये 2 डेसिग्नेटेड पार्टनर जो आपने चुने वो पहली बात तो इंडिविजुअल होने चाहिए, और उनमें से भी एक, 2 में से एक रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। ओके। रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसको बोलेंगे बच्चों? तो जो बंदा इंडिया में स्टे कर चुका है, इंडिया में रह चुका है फॉर 182 डेज और मोर लिखना ही पड़ेगा। मतलब जो नॉट लेस देन 182 डेज है, मतलब जो या तो 182 या उससे ज्यादा इंडिया में रह चुका है। कब? इमीडिएटली प्रीसीडिंग 1 ईयर, पिछले साल में रह चुका है, तो उस बंदे को क्या बोलेंगे बच्चों? रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोला जाएगा। ओके। फिर उसके बाद ये जो आपके अगर बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर बन जाए,
जैसे कंपनीज वगैरह है, ये अगर पार्टनर बन गए तो ऐसे केस में क्या होगा बच्चों, तो क्योंकि आपको डेसिग्नेटेड पार्टनर के लिए इंडिविजुअल लगता, तो ऐसे वक्त ये होगा बच्चों कि ये जो बॉडी कॉर्पोरेट्स है तो इनके नॉमिनीज सिलेक्ट किए जाएंगे और इन नॉमिनीज को क्या बना दिया जाएगा, डेसिग्नेटेड पार्टनर बना दिया जाएगा। ओके, तो दिस इज सेक्शन नंबर 7। आई होप सबके दिमाग में गया। अब उसके बाद फीचर्स ऑफ एलएलपी देख लेते हैं कि क्या क्या फीचर्स होते हैं आपके एलएलपी के। तो सबसे पहली बात, एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। ओके, एलएलपी क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है। ठीक है, तो एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट क्योंकि ये फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड है अंडर दिस एक्ट एंड इज अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स पार्टनर एंड शैल हैव परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है, तो बॉडी कॉर्पोरेट है क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन की वजह से प्रोसेस में आती है, या मैं बोलूंगा ये बनती काय की वजह से, बिकॉज ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो फिर इसे हम लोगों ने क्या नाम दिया है कि इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। ओके, और अगर कोई चेंज होता है पार्टनर्स वगैरह में तो भी आपके इस पर्टिकुलर बॉडी कॉर्पोरेट माने एलएलपी को कोई धक्का भी नहीं लगेगा। ओके, सिंपली आप इतना ही लिख देना क्योंकि ये फॉर्म्ड है और इनकॉर्पोरेटेड है। ओके, अंडर दिस एक्ट, और दिस एक्ट का मतलब क्या हुआ, आपके एलएलपी एक्ट के तहत, तो इसके लिए भी इसको क्या बोलते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट। देखो, जिसको जिसको रजिस्टर करना पड़ता, जिसे जिसे इनकॉर्पोरेट करना पड़ता, तो वो क्या बन जाते बच्चों, बॉडी कॉर्पोरेट बन ही जाते। ओके, उसके बाद परपेचुअल सक्सेशन। देखो, परपेचुअल सक्सेशन का मीनिंग आपके दिमाग में फिट कर लेना, इसके मेंबर्स मरो खपो उनके साथ में कुछ भी हो जाओ तो भी आपकी एलएलपी जो रहेगी ये चलते जाएंगे। ओके, तो एलएलपी कैन कंटिन्यू इट्स एग्जिस्टेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंजेस इन पार्टनर। भले ही आपके पार्टनर्स में कितना भी चेंज क्यों ना हो जाओ तो भी आपकी एलएलपी जो है वो चलते जाएगी, कंटिन्यू रहेगा उसका बिजनेस। ओके, तो किसी की डेथ, इंसैनिटी, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी का कोई इंपैक्ट नहीं होगा ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ एलएलपी। एलएलपी के एग्जिस्टेंस में इसका कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला है। ओके, तो दो आपने फीचर्स देख लिए। नंबर 1, एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है। सेकेंडली, इट हैज परपेचुअल सक्सेशन, इसे परपेचुअल सक्सेशन भी होता है। थर्ड में सेपरेट लीगल एंटिटी। ओके, अब ये जो एलएलपी होती है बच्चों, तो इसको अपना खुद का सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, और जब भी सेपरेट लीगल एंटिटी ये वर्ड्स आए तो आपने इतना समझ लेना, ये इसके खुद के नाम पे असेट ले सकती है, लाइबिलिटी भी इसके खुद के नाम पे रहेगी। इन अदर वर्ड्स, क्रेडिटर्स ऑफ एलएलपी शैल बी द क्रेडिटर्स ऑफ एलएलपी अलोन। तो मतलब अगर एलएलपी का क्रेडिटर है तो वो सिर्फ और सिर्फ एलएलपी का ही क्रेडिटर रहेगा। क्यों? क्योंकि इट हैज व्हाट, सेपरेट लीगल एंटिटी। तो अगर मैं आपको बताऊं तो बच्चों यहाँ पे 3 टाइप के आपने फीचर्स देख लिए, या 3 यहाँ पे फीचर्स आपके सामने आ जाएंगे। सबसे पहला फीचर है बच्चों कि एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, ये एक बॉडी कॉर्पोरेट होता है। सेकेंडली, इट हैज परपेचुअल सक्सेशन। थर्डली, इट हैज सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ओके, उसके बाद म्यूचुअल एजेंसी। उसके बाद क्या बताना, म्यूचुअल एजेंसी। तो बच्चों, म्यूचुअल एजेंसी एक्चुअल में देखा जाए तो आपके एलएलपी में प्रेजेंट नहीं होती है। ओके, म्यूचुअल एजेंसी इज नॉट प्रेजेंट इन योर एलएलपी। अब हम लोगों ने जैसे पार्टनरशिप के अंदर देखा था, तो पार्टनरशिप में क्या होता था बच्चों, एक ही बात होती थी कि अगर कोई एक पार्टनर एक्ट करके आ जाता है, इफ देयर इज एन एक्ट ऑफ वन पार्टनर, ओके, तो ये एक्ट ऑफ वन पार्टनर विल बाइंड द होल फर्म, विल बाइंड द होल फर्म। ओके, तो इसी को तो हम लोग क्या बोलते थे बच्चों, म्यूचुअल एजेंसी बोलते थे। ओके, और हमने यहाँ पे ये भी देखा था पार्टनरशिप में कि आपका एक पार्टनर जो रहेगा वो दूसरे पार्टनर्स का, बाकी के जो भी आपके पार्टनर्स होंगे इनका एजेंट होता है, एज वेल एज प्रिंसिपल भी हो सकता है। ओके, बट जब मैं एलएलपी की बात करता हूं तो ये एक पार्टनर का जो भी एक्ट रहेगा वो सिर्फ एलएलपी को लाइबल करता है। ओके, सवाल ये है कि ये बाकी के
पार्टनर्स को लाइबल करेगा क्या? तो उसका सीधा सा जवाब है बाकी के पार्टनर्स को ये लाइबल नहीं करता है। ओके, तो दिस इज अबाउट दिस पर्टिकुलर एलएलपी का पार्ट। तो ये तो बात साफ हो गई कि इस पार्टनर का एक्ट बाकी के पार्टनर्स को लाइबल नहीं करेगा, तो यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती। बट उन्होंने पॉइंट बाहर से लिखा तो म्यूचुअल एजेंसी है, बट जब अंदर पढ़ोगे तो बात पूरी अलग है। तो देखो यहाँ बोल दिया था नो वन पार्टनर कैन बाइंड द अदर पार्टनर बाय हिज एक्ट, तो वो अपने एक्ट से दूसरे पार्टनर्स को बाइंड नहीं कर सकता। ओके, तो ये आपके यहाँ पे कितने 4 पॉइंट्स हो चुके। उसके बाद 5th नंबर पे एलएलपी एग्रीमेंट। तो एलएलपी एग्रीमेंट के लिए उसमें क्या बोला गया बच्चों? म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स within a LLP are governed by an agreement between the partners। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों? जो भी म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज होती है पार्टनर्स की, तो वो अग्रीमेंट के थ्रू गवर्न होती है। ओके, एलएलपी में सब कुछ अग्रीमेंट के थ्रू होता, तो उसी एग्रीमेंट के थ्रू क्या होगा बच्चों? सारा गवर्नेंस होगा। ठीक है, इट प्रोवाइड्स द फ्लेक्सिबिलिटी टू पार्टनर टू डिवाइस द एग्रीमेंट एज पर देयर चॉइस। ठीक है, तो इसका मतलब है जो चाहे वो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है बच्चों? एग्रीमेंट फॉर्म कर सकता है। तो फिर इसी के लिए बोला गया है कि जो आपका एलएलपी है तो ये गवर्न होगा बाय इट्स एग्रीमेंट, एग्रीमेंट से ये गवर्न होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा था आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। नेक्स्ट हमारा क्या है बताना? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। तो ये बात याद रखना बच्चों, क्योंकि आपका एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, इट इज रजिस्टर्ड अंडर एलएलपी एक्ट, और जैसे ही इसका रजिस्ट्रेशन होता है तो इसे सेपरेट लीगल एंटिटी मिल जाती, मतलब इसको एक सेपरेट पर्सन माना जाता है। तो इन द आइज ऑफ लॉ एलएलपी इज अ सेपरेट पर्सन। ठीक है, ये एक सेपरेट पर्सन जरूर है, लेकिन बच्चों क्या ये सचमुच का पर्सन है? तो जवाब है नहीं, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। ओके, तो याद रखना इट इज क्रिएटेड बाय द लीगल प्रोसेस ऑफ लॉ क्लोथ विथ ऑल राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। तो इसको सारे राइट्स कौन से होते हैं? जैसे एक इंडिविजुअल को राइट्स होते हैं वैसे ही इसको भी राइट्स होंगे। ओके, तो इट इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। दिस इज अबाउट योर आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। 6 हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए एलएलपी के। तो सबसे पहला देखा एलएलपी फर्स्ट ऑफ ऑल एक बॉडी कॉर्पोरेट है। उसके बाद एलएलपी को परपेचुअल सक्सेशन होता है। Third thing, it has separate legal entity. Fourth thing, it has mutual agency. Fifth thing, LLP agreement भी इसके अंदर होता है। और उसके बाद it is an artificial legal person. Okay, तो ये एक artificial legal person होता है। ठीक है, तो इतना होने के बाद हम 7th पॉइंट पे भी चले जाते हैं, दैट इज कॉमन सील। तो एलएलपी में कॉमन सील जरूरी है क्या? अगर ऐसा सवाल आए तो आपने बोल देना इट इज नॉट मैंडेटरी। ओके, ये मैंडेटरी नहीं है कि एलएलपी को कॉमन सील ही चाहिए। हाँ, बट क्योंकि इतनी बात तो तय है कि भाई अगर इसको सिग्नेचर वगैरह करनी है तो कॉमन सील रहा तो अच्छी बात है, इट में एक्ट थ्रू कॉमन सील, ये कर सकता है कॉमन सील से एक्ट, लेकिन ये इसकी मर्जी है, ये चाहे तो ही हो सकता। और अगर कॉमन सील रहा भी तो ये जब भी अफिक्स किया जाएगा तो 2 डेसिग्नेटेड पार्टनर के प्रेजेंस में ही किया जाएगा। ऐसा नहीं कि जब चाहे मुंह उठाए कॉमन सील और लगा दिया, ऐसा चलता है क्या? तो ये नहीं चलेगा। कॉमन सील लगाना भी है तो 2 डेसिग्नेटेड पार्टनर्स के प्रेजेंस में ही आपको कॉमन सील भी लगाना पड़ेगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट इज योर लिमिटेड लाइबिलिटी। ओके, नेक्स्ट पार्ट क्या है बच्चों? लिमिटेड लाइबिलिटी। तो ध्यान में रखना बच्चों कि आपके एलएलपी में होती है लिमिटेड लाइबिलिटी। एलएलपी में क्या होगी? लिमिटेड लाइबिलिटी। हर एक पार्टनर जो होगा वो अपना अग्रीड कंट्रीब्यूशन इन द एलएलपी जो होता है उतने के लिए ही लाइबल होता है। ये ज्यादा के लिए लाइबल होगा क्या? नहीं। यहाँ कोई पर्सनल लाइबिलिटी आती है क्या? नो पर्सनल लाइबिलिटी। ओके, सिर्फ उसने जितना कंट्रीब्यूशन किया होगा बस उतने के लिए ही विल बी लाइबल, अदरवाइज ही विल नॉट बी लाइबल। ओके, तो ये हो गया आपका क्या? लिमिटेड लाइबिलिटी। तो देयर आर 8 पॉइंट्स और ओवर हियर। तो 8 पॉइंट्स हम लोग रिकॉल करते हैं। सबसे पहली बात, एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। दूसरी बात, इसको परपेचुअल सक्सेशन है। तीसरी बात, इसको सेपरेट लीगल एंटिटी है। फोर्थ थिंग, इट हैज म्यूचुअल एजेंसी। फिफ्थ, इसका एलएलपी एग्रीमेंट होता है। सिक्स्थ,
आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, 7th इट हैज कॉमन सेल एंड 8 इट हैज लिमिटेड लाइबिलिटी। इसके लाइबिलिटी कैसी होती है बच्चों? तो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ओके, फिर उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। ओके, अब याद रखना बच्चों, यहां मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस की अगर बात हो रही है तो यहां पे मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस किसका रहेगा, कैसे रहेगा? तो ये याद रखना, पार्टनर्स इन द एलएलपी आर एंटाइटल्ड टू मैनेज द बिजनेस ऑफ एलएलपी। कोई भी पार्टनर जो होगा वो क्या कर सकता है, यहाँ पे मैनेज कर सकता है बिजनेस ऑफ एलएलपी को। ओके, बट ओनली डेसिग्नेटेड पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लीगल कंप्लायंसेस। याद रखना, पार्टनरशिप में अगर मैनेजमेंट का इशू आया तो कौन मैनेजमेंट करता है? तो पार्टनर्स उसका मैनेजमेंट करते हैं। लेकिन अगर मैं बात बोलूं लीगल कंप्लायंसेस कौन करता, तो आपने बोलना सर डेसिग्नेटेड पार्टनर इसका लीगल कंप्लायंसेस करेंगे। ओके, मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर हमने देखा, तो मिनिमम तो आपको 2 लगते हैं। ओके, हाँ, और उसमें भी 2 तो आपको डेसिग्नेटेड पार्टनर्स ही लगेंगे, और उसमें से भी एक जो रहेगा वो रेसिडेंट इन इंडिया रहेगा। ओके, और मैक्सिमम लिमिट आपको दी ही नहीं गई है आपके एलएलपी में, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। हाँ, बट मिनिमम कितना बोला गया है बच्चों? तो मिनिमम आपको 2 बोले ही गए हैं। उसके बाद एलएलपी जो रहेगा वो जब भी आपको फॉर्म करना है तो याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही खोली जा सकती है। एलएलपी कैन बी फॉर्म ओनली एंड ओनली फॉर द प्रॉफिट, जस्ट फॉर द प्रॉफिट एलएलपी को आप लोग फॉर्म कर सकते हो। ओके, द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर फॉर्मिंग एलएलपी इज कैरिंग ऑन लॉफुल बिजनेस विथ अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट। ओके, सिर्फ आप प्रॉफिट अर्निंग के लिए क्या कर सकते हो बताना, एलएलपी स्टार्ट कर सकते हो। दस, एलएलपी कैन नॉट बी फॉर्म फॉर चैरिटेबल और नॉन इकोनॉमिक पर्पसेस। तो जब भी आपको एलएलपी फॉर्म करनी है तो आप सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही फॉर्म कर सकते हो, किसी चैरिटेबल और नॉन इकोनॉमिक पर्पस के लिए आप कभी भी एलएलपी को फॉर्म नहीं कर सकते हो। ओके, अब जहां तक बात है आपके इन्वेस्टिगेशन की, तो याद रखना बच्चों, इन्वेस्टिगेशन अगर कभी लगा कि करना चाहिए तो दैट कैन बी डन, इन्वेस्टिगेशन कैन बी डन। ओके, और ये इन्वेस्टिगेशन जो रहेगा ये करने की पावर किसके हाथ में रहेगी बच्चों? तो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में इसकी पावर रहेगी। ओके, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव पावर्स टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ एन एलएलपी। तो एलएलपी के जो भी अफेयर्स रहेंगे तो उसे इन्वेस्टिगेट करने की पावर किसके हाथ में? आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की। ओके, बाय अपॉइंटमेंट ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर द पर्पसेस। ओके, तो याद रखना, इन्वेस्टिगेशन का कल चल के काम पड़ा तो इन्वेस्टिगेशन की पावर किसके हाथ में है? तो डेफिनेटली आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, कल चल के अगर मर्जर हो गया, अमालगमेशन हो गया, ये अगर करने का काम पड़े, ओके, ये करने का काम पड़े तो वो एलएलपी एक्ट के तहत ही होगा। जो आपका एलएलपी एक्ट 2008 है इसी के हिसाब से आपका क्या होने वाला है बच्चों? कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट होने वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद कन्वर्जन इनटू एलएलपी। एलएलपी में कन्वर्ट हो सकते हैं क्या दूसरे फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? तो हो सकते हैं, एक फर्म एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती, प्राइवेट कंपनी एलएलपी में जा सकती, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी भी एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है। ये सब हो सकता है विद द प्रोविजन ऑफ एलएलपी एक्ट। जो आपके एलएलपी एक्ट की प्रोविजन है उसके थ्रू आप लोग ये सारे कन्वर्जन्स कर सकते हो। ओके, फिर उसके बाद में आता है बच्चों ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे एलएलपी से रिलेटेड, तो याद रखना बच्चों, इन सब का आपको करना पड़ेगा ई फाइलिंग। इन सब का क्या करना पड़ता है? ई फाइलिंग, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग आप लोग करोगे। और जो भी इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग करोगे तो उसकी वेबसाइट है www.mca.gov.in। ओके, और आपको ये बात बता दो, ये जो आपके कंपनीज होते हैं तो कंपनीज के लिए भी आपकी यही वेबसाइट वर्क करती है। दिस इज द वेबसाइट ऑफ कंपनीज ऑल्सो। ओके, ठीक है, और यहाँ जब भी कोई भी आपको चीज डालनी है तो उसे डेसिग्नेटेड पार्टनर जो होते हैं एलएलपी के, तो वो लोग डिजिटल सिग्नेचर यूज करके फाइलिंग करते हैं। अब मैंने आपको बताया भी था, डिजिटल सिग्नेचर का मतलब ये नहीं कि आपने ऐसे साइन कर दी और साइन करने के बाद इसको आपने स्कैन करके भेज दिया, ऐसा जमता क्या? ऐसा नहीं जमता। डिजिटल सिग्नेचर का एक सर्टिफिकेट होता है सॉफ्ट कॉपी में, ये आपके पास में होता है,
और जब भी आप ई फाइलिंग करते हो तो वेबसाइट पे ये वाला जो सॉफ्ट कॉपी होता है वो आप लोग अटैच कर देते हो। मैंने आपको बताया भी था, जैसे आप लोग आपके 12th की मार्कशीट को अटैच करते हो रजिस्ट्रेशन वगैरह करते वक्त, वो वैसे ही अटैच किया जाता है ये आपके डिजिटल सिग्नेचर को। ये एक सर्टिफिकेट होता है, ओके। तो बस यही डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई करके ई फाइलिंग करी जाती है। फिर उसके बाद हमने देखा फॉरेन एलएलपी नाम की भी कोई चीज है, और ये फॉरेन एलएलपी एग्जैक्टली होती क्या है बच्चों? तो इसमें कुछ नहीं, ये ऐसी एलएलपी है जो रजिस्टर्ड है आउटसाइड इंडिया। जो रजिस्टर्ड कहां पे बताना? आउटसाइड इंडिया। और जो इस्टेब्लिश्ड है या जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस है कहां पे बताना? विद इन इंडिया। तो इसको क्या बोला जाएगा? आपकी फॉरेन एलएलपी बोला जाएगा, ओके। तो दिस इज अबाउट योर फॉरेन एलएलपी। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात अच्छे से समझ के लेना। ये हो गए आपके 16 पॉइंट्स। यहाँ पे लास्ट टाइम वापस से फटाफट रिवाइज कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। बच्चों एलएलपी क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट है, क्योंकि ये रजिस्टर्ड होती है, दैट इज व्हाई इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। इट हैज परपेचुअल सक्सेशन। इसके मेंबर्स, इसके पार्टनर्स मरो खपो उनके साथ कुछ भी हो जाओ, इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंजेस इन पार्टनर, ये आपका एलएलपी एग्जिस्टेंस में रहेगा। उसके बाद सेपरेट लीगल एंटिटी, ये क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है तो जो भी एसेट रहेंगे एलएलपी के नाम पर रहेंगे, जो भी लाइबिलिटीज रहेंगी एलएलपी के नाम पर रहेंगी, सब कुछ आपका रहेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ किसके नाम पर रहेगा? आपके एलएलपी के नाम पर रहेगा, ओके। फिर उसके बाद में आती है म्यूचुअल एजेंसी की बात। तो वैसा देखा जाए तो एक पार्टनर के एक्ट के लिए दूसरा पार्टनर लाइबल नहीं होता, बट एक पार्टनर के एक्ट के लिए एलएलपी जरूर लाइबल होती है। तो जो आपके पार्टनर्स होते हैं वो एजेंट होते हैं एलएलपी के, ना कि दूसरे पार्टनर्स के, ओके। एलएलपी एग्रीमेंट ये राइटिंग में होता है, इसमें म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज डिसाइड होती है ऑफ योर पार्टनर्स। फिर हमने देखा कि ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन भी है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है बच्चों? कि ये बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ क्रिएट किया जाता है, और क्योंकि इसे एक अलग पर्सन ही माना जा रहा है तो आप लोग इतना समझ के चलना, जो राइट्स आपके एक इंडिविजुअल को होगा वही राइट्स आपके इस आर्टिफिशियल लीगल पर्सन को भी है। उसके बाद हम लोगों ने देखा दैट इज कॉमन सील। और ये कॉमन सील होता क्या है बच्चों? तो कुछ नहीं, इट एक्ट्स जस्ट लाइक अ सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी। वो मतलब कंपनी में जैसे कॉमन सील होता है वैसे ही आपके एलएलपी में भी हो सकता। और ये मैंडेटरी नहीं होता कि देयर मस्ट बी अ कॉमन सील, ये आपके ऊपर डिसाइड होता है। अगर आप लेना चाहते हो कॉमन सील तो रख सकते हो, अदरवाइज इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। और अगर आपने रखा भी है कॉमन सील तो उसे जब भी अफिक्स करोगे, जब भी लगाओगे तो दो डेसिग्नेटेड पार्टनर के सामने ही आपको लगाना पड़ेगा, ओके। उसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी। तो हमने देखा था कि जो लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स है वो कैसे रहेगी बताना? लिमिटेड रहेगी। कितनी? जितना उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था एलएलपी में तो ज्यादा से ज्यादा उतना ही लाइबिलिटी आएगा, उससे ज्यादा नहीं आता है, ओके। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, मैनेजमेंट कोई भी पार्टनर कर सकता है, ओके। एलएलपी के बिजनेस का मैनेजमेंट कोई भी पार्टनर कर सकता, लेकिन जो लीगल कंप्लायंसेस होते हैं वो सिर्फ आपके डेसिग्नेटेड पार्टनर्स ही कर सकते हैं, ओके। तो मैनेजमेंट कौन कर सकता? कोई भी पार्टनर कर सकता है, बट सिर्फ डेसिग्नेटेड पार्टनर जो रहते हैं वही लीगल कंप्लायंसेस कर सकते हैं, ओके। फिर हमने देखा था कि मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स है 2 और मैक्सिमम है नो लिमिट, ओके। हाँ, लेकिन ये मिनिमम जो 2 है उसमें से भी 2 कौन से होने चाहिए बताना? आपके डेसिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग और आगे चले गए तो आगे जाके हम लोगों ने देखा बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली। मतलब ये जो आपका एलएलपी होगा तो ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस जो करता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही करेगा। तो इसका मतलब साफ है, आप जो भी एलएलपी बनाओगे तो वो कभी आप चैरिटेबल पर्पसेस, नॉन इकोनॉमिक पर्पसेस के लिए कभी नहीं बनाओगे, ओके। उसके बाद था इन्वेस्टिगेशन। तो याद रखना इन्वेस्टिगेशन जो है वो किया जा सकता है क्या? हाँ, किया जा सकता है। कौन इसको इंपावर करेगा? तो याद रखना सेंट्रल गवर्नमेंट विल इंपावर फॉर द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। इसके बाद बात आती है आपके कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट की। तो याद रखना जो भी आपका मर्जर, अमालगमेशन जो भी होता है तो ये सब आपके प्रोविजंस ऑफ एलएलपी एक्ट के हिसाब से होता, ओके। उसके बाद कन्वर्जन इनटू एलएलपी।
क्या फर्म, प्राइवेट कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है क्या? तो जवाब है जी हाँ। ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात करूंगा तो वो वेबसाइट कौन सी है? www.mca.gov.in। इस वेबसाइट से क्या हो सकता है? ई फाइलिंग हो सकता है। फॉरेन एलएलपी की बात करूंगा तो क्या होती है बच्चों? जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, उसको हम लोग क्या नाम देंगे? फॉरेन एलएलपी। ओके, अब इतना देखने के बाद हमें ये देखना था कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी, मतलब जो आप लोग एलएलपी बना रहे हो तो इसके क्या क्या फायदे रहेंगे, तो ये हम लोग अब यहां से आगे देखने वाले। ओके, तो वी आर सीइंग व्हाट एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी। तो ध्यान रखना बच्चों, एलएलपी इज ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एन एग्रीमेंट। तो एलएलपी चलेगी भी, ऑर्गेनाइज भी होगी और ऑपरेट भी होगी किसके बेसिस पे? तो अग्रीमेंट के बेसिस पे होती है। ओके, एक एग्रीमेंट के ही थ्रू आपका एलएलपी क्या होता है बच्चों? वो ऑर्गेनाइज भी होता है, मतलब फॉर्म होता है, बनता है, और ऑपरेट भी होता है। और ऑपरेट भी कैसे होगा बच्चों? बाय द बेसिस ऑफ एन एग्रीमेंट। ओके, अब ये प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट इम्पोजिंग डिटेल्ड लीगल एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट। तो यहाँ कोई लीगल और प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट नहीं होती, हाँ, लेकिन फिर भी ये क्या प्रोवाइड कर ही देता है बच्चों? आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर देता है। ओके, यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी होती है। पहली बात तो एग्रीमेंट से बनता है, तो एग्रीमेंट से बनने की वजह से जैसे अपन चाहे वैसा एग्रीमेंट बना सकते हैं। ओके, दूसरी बात फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तीसरा, ये इजी टू फॉर्म है, और उसी से कनेक्टेड ये वाला पॉइंट है, साथ में याद रखो, ये इजी टू फॉर्म है, इजी टू डिसॉल्व है। इसको बनाना सिंपल है, इसको उड़ाना भी सिंपल है। सब पार्टनर की यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी आएगी। ओके, ये एक फायदा है। और लास्ट में यहाँ पे होता है फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या रहेगा बताना? फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर आपका रहने वाला है। ठीक है, तो दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी। ओके, दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ व्हाट योर एलएलपी। आई होप सबके दिमाग में गया होगा। ओके, अब बच्चों इसके बाद आएगा इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। ओके, तो इसका मतलब है एलएलपी जब भी आप इनकॉर्पोरेट करोगे तो उससे रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस है, ये हमको अब यहां से आगे देखना रहेगा। ओके, तो सबसे पहले है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। ये दिया गया है सेक्शन 11 के अंदर। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है और इट इज गिवन अंडर विच सेक्शन नंबर 11। ओके, तो बच्चों याद रखना, फॉर एलएलपी टू बी इनकॉर्पोरेटेड, 2 or more person associated carrying on lawful business shall subscribe their names to the incorporation document। तो हमने पहले भी बोला, जब भी आप एलएलपी फॉर्म करने जा रहे हो, जब भी आप एलएलपी बना रहे हो, तो कोई भी 2 जो लोग रहेंगे उनका नाम आपके इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में आना चाहिए, उन्होंने उसे सब्सक्राइब करना चाहिए। ओके, इसके साथ में कुछ फीस वगैरह भी आपको अटैच करनी पड़ेगी और ये आपको रजिस्ट्रार को पहुंचा देना पड़ता है। ठीक है, तो पहली बात ये होता है, किसी भी एलएलपी को फॉर्म करना होगा तो आप लोगों को कोई भी 2 जो पर्सन रहेंगे जो एलएलपी का बिजनेस कैरी ऑन करने वाले हैं, तो उनका सब्सक्रिप्शन लगेगा इस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में। इसे आरओसी को, रजिस्ट्रार को फाइल कर दो फीस जोड़ के। ओके, हमने बोला इसके साथ में आपको एक स्टेटमेंट भी देना पड़ता है। वो स्टेटमेंट किस चीज का होता है बच्चों? कि ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर हैव बीन कंप्लाइड विद। तो जो जो रिक्वायरमेंट्स है हमारे एक्ट्स की, तो वो सारी कंप्लाई हो चुकी है, ऐसा आपको स्टेटमेंट भी फाइल कर देना पड़ेगा। किसको? रजिस्ट्रार को। पहली बात, ये जो स्टेटमेंट होगा ये किसने बनाना चाहिए? या तो एडवोकेट ने, या तो कंपनी सेक्रेटरी ने, या तो सीए ने, या तो फिर कॉस्ट अकाउंटेंट ने ये बनाना चाहिए, जो इसके अंदर इंगेज थे। किसके अंदर? एलएलपी के फॉर्मेशन में जो लोग एंगेज थे, तो उनका वहां पे क्या लगने वाला है बच्चों? तो उनका सीधे सीधे बोलूंगा एक स्टेटमेंट लगेगा। ओके, और ये जो स्टेटमेंट रहेगा ये आपको इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करके दे देना पड़ेगा। ये एक बात ध्यान में रखना। और इसमें ये भी बात याद रखना बच्चों, कोई भी एक बंदे का यहाँ सिग्नेचर भी लगेगा जिसने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को सब्सक्राइब किया है। जिसने सब्सक्राइब किया इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को, तो उनमें से कोई भी एक बंदे का भी यहाँ पे इस स्टेटमेंट में नाम लगेगा। तो जो स्टेटमेंट आप लोग दे रहे हो
कि बाबा सारी रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट हमने कंप्लाई करी है, तो ये स्टेटमेंट देते वक्त हमेशा याद रखना, तो आपके कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह, ये इन लोगों का यहाँ पे लगने क्या वाला है बच्चों, इनसे बना के आपको लेना पड़ेगा। और दूसरी बात, कोई भी एक बंदे ने उसे क्या कर देना चाहिए बच्चों, तो किसी एक बंदे ने अपना नाम वहां पे सब्सक्राइब भी कर देना चाहिए। ओके, तो दिस इज अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट, स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड में। ओके, तो पहली बात, आपने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फाइल कर देने को होना, उसके साथ फीस वगैरह जो भी लगती है वो अटैच कर देना चाहिए। तीसरी बात, कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जो आपको फाइल करने चाहिए, ओके, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। फिर एडवोकेट हो गया, कंपनी सेक्रेटरी हो गया या सीए हो गया, इससे आपको यह स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। और किसी भी एक सब्सक्राइबर का आप लोगों को इस स्टेटमेंट पे साइन लेना पड़ेगा। ओके, तो ये बातें ध्यान में रखना। बट जब हम लोग इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के बारे में बात बोलते हैं, तो भाई हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। तो हमने देखा था कि ये एक फॉर्म होता है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर, इसमें नेम ऑफ एलएलपी दिया जाता है, हमारा प्रपोज्ड बिजनेस आएगा, मतलब जो हम लोग जो भी बिजनेस कैरी ऑन करने वाले हैं, तो जो हमारा प्रपोज्ड बिजनेस है उसका भी नाम आता है। फिर उसके अलावा एड्रेस भी आता है आपके एलएलपी का, और उसके अलावा नेम एंड एड्रेस ऑफ हर एक पार्टनर का भी आता है। उसके अलावा नेम और एड्रेस ऑफ डेसिग्नेटेड पार्टनर्स भी उसके अंदर आ जाता है। ओके, और इतनी चीजें आप लोगों के इस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होती है, इंक्लूडेड होती है। ओके, और कंटेन सच अदर इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द प्रपोज्ड एलएलपी एज मे बी प्रिस्क्राइब। और जो कोई भी रिक्वायरमेंट्स होंगी तो वो सारी रिक्वायरमेंट आपको इस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर दिखाई देगी। ठीक है, इफ अ पर्सन मेक्स अ स्टेटमेंट एज डिस्कस्ड अबव, अब कोई बंदा कोई स्टेटमेंट देता है, स्टेटमेंट कौन सा बच्चों, ये वाला स्टेटमेंट कि सारी रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट फुलफिल हो चुकी है इस पर्टिकुलर एक्ट की। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, तो जिस बंदे ने ये स्टेटमेंट दिया, ही नोज टू बी अ फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट गलत है जब उसे खुद को पता है। मतलब कोई रिक्वायरमेंट शायद फुलफिल नहीं हुई होगी एलएलपी एक्ट की, फिर भी कोई बंदा लिख देता है कि ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट हैव बीन फुलफिल्ड, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। या फिर जो खुद मानता है कि ये जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं इट इज नॉट ट्रू। ओके, तो ये जब भी बातें होगी, ही शैल बी पनिशेबल, वो क्या होने वाला है, पनिशेबल होगा with imprisonment for a term which may extend to 2 years, तो 2 साल की उसे जेल हो सकती है। and with a fine which shall not be less than 10,000 but which may extend to ₹5 lakh। ओके, तो ये ऐसा आप लोगों का क्या होगा बताना, यहाँ पे फाइन लगने लगेगा। तो जो भी आप स्टेटमेंट दे रहे हो, तो वो अगर निकला गलत तो आप लोग पनिशेबल हो सकते हो, आपको जेल हो सकती है 2 साल की। तो कोई सीए अगर गलत स्टेटमेंट दे दे, कोई सीए भले ही रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई तो भी वो बता देता है कि भाई रिक्वायरमेंट्स तो फुलफिल हो गई, जब ऐसा आप गलत स्टेटमेंट दोगे तो भाई आप लोगों को पनिशमेंट हो सकती है। और पनिशमेंट कैसी, या तो आपको जेल की चक्की पीसनी पड़ सकती है 2 साल तक, या फिर आप लोगों को फाइन लग सकता है। और ये फाइन कैसा लगेगा बच्चों, वो फाइन रहेगा मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम 5 लाख तक का आपको फाइन लग सकता है। ओके, तो दिस इज अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट। आई होप सबके दिमाग में ये सब बातें गई होंगी। तो ये था आपके इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड पार्ट। फिर उसके बाद आता है इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, ये सेक्शन 12 के अंदर है। तो उसमें ये बोला गया बच्चों, जब भी रिक्वायरमेंट ऑफ BC 11 हैव बीन कंप्लाइड विद, मतलब ये जो आपको स्टेटमेंट लगता है आपने वो फाइल कर दिया, जो आपका इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट लगता था वो आपने फाइल कर दिया। जब आप ऐसे काम कर देते हो ना बच्चों, तो रजिस्ट्रार शाल रिटेन द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। तो जो आपका रजिस्ट्रार होता है वो आपके इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को रिटेन करेगा। ओके, और विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज, और 14 दिन के अंदर रजिस्टर द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, 14 डेज में ही वो रजिस्टर कर देगा आपके इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को। एंड गिव अ सर्टिफिकेट दैट
LLP is incorporated by the name specified therein. ओके तो मतलब ये करने क्या वाला है बच्चों, 14 डेज के अंदर ही रजिस्ट्रार सीधे सीधे ये बता देगा कि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आपका हमने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट रजिस्टर कर लिए हैं और इसके साथ में ही वो एक सर्टिफिकेट भी आपको दे देगा। ओके तो ये बातें होती है आपके सेक्शन नंबर 12 की। ओके तो जैसे ही आप आपके तरफ से आपका इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट दे देते हो, फिर आपका जो भी स्टेटमेंट होता है कि बाबा हमने सारे रिक्वायरमेंट कंप्लाई करी है, ये भी जब आप लोग दे दोगे तो इतनी बात पक्की है बच्चों, विद इन 14 डेज ही क्या होने वाला है कि आप लोगों का इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा। या मैं बोलूंगा भाई रजिस्ट्रार क्या करेगा बच्चों, आपके इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करा लेगा और एज वेल एज वो सर्टिफिकेट दे देगा कि आपकी LLP क्या हो चुकी है, बताना इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। ओके द रजिस्ट्रार में एक्सेप्ट स्टेटमेंट एज सफिशिएंट एविडेंस दैट रिक्वायरमेंट हैज बीन कंप्लाइड विद। देखो ये जो स्टेटमेंट होता है मतलब ये कौन सा वाला, ये वो स्टेटमेंट है जो आपका CA CS वगैरह बना के देता कि सारी रिक्वायरमेंट कंप्लाई हो चुकी है। अब ये स्टेटमेंट दे दिया तो रजिस्ट्रार इसको ही एविडेंस मान बैठेगा, इसी को मान लेगा कि भाई एविडेंस है कि आप लोगों ने सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर ली है। ओके द सर्टिफिकेट इशूड अंडर शैल बी साइंड बाय द रजिस्ट्रार एंड ऑथेंटिकेटेड बाय हिज ऑफिशियल सील। ओके तो ये जो भी आपका स्टेटमेंट होता है तो ये रजिस्ट्रार भी इस पे क्या कर देगा, साइन करेगा और फिर सर्टिफिकेट आपको इशू कर देगा। और ये जो सर्टिफिकेट रहेगा ये कंक्लूसिव एविडेंस रहेगा, ये फुल प्रूफ एविडेंस रहेगा कि आपकी LLP इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, आपकी LLP रजिस्टर्ड हो चुकी है और किस नाम से, जो नाम सर्टिफिकेट में दिया गया है। ओके उसके बाद हमने देखा था बच्चों सेक्शन नंबर 13 और ये कहेगा था रजिस्टर ऑफिस ऑफ LLP एंड चेंज देयरिन। ओके तो हमने एक बात करी थी कि हर एक LLP को अपना एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। ओके तो जो भी कम्युनिकेशंस वगैरह होंगे, नोटिसेस होंगी, वो एड्रेस होगी इस पर्टिकुलर एड्रेस पे, ठीक है। और जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह सर्व करना है LLP पे, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट भेजना है LLP को, तो वो पार्टनर या डेसिग्नेटेड पार्टनर को भेजा जाएगा बाय पोस्ट और सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग और बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। ओके आप पोस्ट के थ्रू क्या कर देते हो बताना, ये डॉक्यूमेंट सेंड कर देते हो, इतना आप लोग ध्यान में रख लेना। ओके उसके बाद LLP में चेंज द प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। LLP को अगर चेंज करना है तो ये रजिस्टर्ड ऑफिस की जो प्लेस है वो कभी भी चेंज कर सकती है। ओके एंड फाइल द नोटिस ऑफ सच चेंज विद द रजिस्ट्रार इन सच अ फॉर्म एंड मैनर एंड सब्जेक्ट टू सच अ कंडीशन एज में बी प्रिस्क्राइब। तो मतलब अगर कोई रजिस्टर्ड ऑफिस में चेंज हुआ तो क्या LLP चेंज कर सकती, क्या हाँ कर सकती है, बट इसकी नोटिस जरूर दे देना, किसे बताना, आपके रजिस्ट्रार को। ओके लेकिन अगर LLP कॉन्ट्राविन करती है कोई प्रोविजन, मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज होने के बावजूद बताया नहीं है या रजिस्टर्ड ऑफिस ही बताया नहीं या गलत बताया, तो ऐसे केस में क्या होगा बच्चों, LLP एंड इट्स एवरी पार्टनर शैल बी पनिशेबल। तो आपका LLP हो गया एज वेल एज हर एक पार्टनर हो गया, ये सब लोग पनिशमेंट के काबिल रहेंगे और यहाँ पे फाइन लगने लगेगा जो मिनिमम 2000 रहेगा और मैक्सिमम 25,000 तक पहुंच जाएगा। ओके इसके बाद इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो अगर तुम्हारा LLP का रजिस्ट्रेशन हो गया तो फिर होने क्या वाला है, तो अगर रजिस्ट्रेशन हो गया इट्स नेम बी कैपेबल ऑफ, तो अगर रजिस्ट्रेशन ऑफ LLP हो जाए तो आपकी LLP खुद के नाम पे क्या क्या कर सकती है बच्चों, सुइंग एंड बीइंग स्यूड, मतलब खुद के नाम से स्यू कर सकती है और उसके नाम पे कोई भी स्यू भी कर सकता है। एक्वायरिंग, ओनिंग, होल्डिंग एंड डेवलपिंग और डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल, टेंजिबल और इनटेंजिबल, मतलब ये खुद के नाम पे एक्वायर कर सकती है, ओन कर सकती है, होल्ड कर सकती है क्या, प्रॉपर्टी। ओके भले ही वो मूवेबल हो इमूवेबल हो, वो होल्ड तो कर ही सकती है। ओके इसको कॉमन सील जो होगा वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसकी मर्जी। फिर इसके बाद डूइंग और सफरिंग, ये सफरिंग है, सच अदर एक्ट्स
एज बॉडी कॉर्पोरेट मे लॉफुली डू और सफर, और कोई भी एक्ट ये खुद से ही कर सकती है। ओके, कोई एक्ट करना है तो खुद के नाम पे कर सकती है, और किसी चीज से सफर होना है तो वो खुद ही सफर हो सकती है। ओके, तो इतने आप लोगों ने यहाँ पे इफेक्ट देख डाले हैं रिलेटिंग टू व्हाट यार रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हमारे इतने सारे इफेक्ट्स हमने देख रखे हैं। ओके, तो चलो एक एक करके हम लोग ये सारे इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन देखते हैं वापस से। तो याद रखना बच्चों, जब भी आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी होगा तो आप स्यूइंग एंड बीइंग स्यूड, मतलब आप खुद स्यू भी कर सकते हो और आपके ऊपर कोई और भी स्यू कर सकता है एलएलपी के नाम पे। एलएलपी एक्वायर कर सकती है, ओन कर सकती है, होल्ड कर सकती है, डेवलप कर सकती है और डिस्पोज कर सकती है कोई भी प्रॉपर्टी को। ओके, इसका खुद का कॉमन सील हो सकता है अगर ये चाहे तो। और अलग बात, या तो ये खुद कर सकती है या सफर कर सकती है कोई भी एक्ट जो बॉडी कॉर्पोरेट कर सकता है। ओके, तो दिस आर इफेक्ट ऑफ योर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब फिर इसके बाद में हमने देखा सेक्शन नंबर 15 रिगार्डिंग नेम ऑफ एलएलपी। ओके, तो अगर नेम ऑफ एलएलपी की बात करूं तो उसके नाम के आगे आपको लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या फिर एलएलपी ऐसे लगाना पड़ेगा। और नो एलएलपी शैल बी रजिस्टर्ड बाय नेम which in the opinion of central government is undesirable or identical or too nearly resembles to that of any other partnership firm। मतलब क्या हो गया, कोई भी जो एलएलपी रहेगी, कोई भी जो एलएलपी होती है वो रजिस्टर जब भी होगी तो वो अपने खुद के नाम पे रजिस्टर हो जाती है। मतलब होती तो अपने नाम पे, लेकिन उसका नाम ऐसा नहीं रहेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगे कि ये अनडिजायरेबल है या आइडेंटिकल है, तो ऐसे नाम आपको रखने नहीं चाहिए रहेंगे। ठीक है, तो ये हुआ नेम के बारे में। पहली बात, नाम के आगे एलएलपी या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप रखो, और जब भी आप एलएलपी फॉर्म कर रहे हो तो ये रजिस्टर होगी अपने खुद के नाम से, और ऐसा नाम नहीं चाहिए जो इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अनडिजायरेबल हो या आइडेंटिकल हो, मतलब किसी और बॉडी कॉर्पोरेट फर्म या कंपनी से मिलता जुलता हो, ऐसा नाम नहीं चलेगा। ओके, फिर इसके बाद हम लोग पहुंच गए आगे सेक्शन नंबर 16 की तरफ। तो सेक्शन नंबर 16 हमें क्या सिखाता है बच्चों, रिजर्वेशन ऑफ नेम। ओके, तो देखो बच्चों, जब भी आप लोगों को एलएलपी फॉर्म करनी है तो सबसे पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा इन सच अ फॉर्म एंड मैनर एंड अलोंग विद फी एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो आपको एक फॉर्मेट रहेगा, उस फॉर्मेट में आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको एक फीस भी अटैच करनी पड़ेगी। और इसमें दिया क्या जाएगा बच्चों, इसमें एप्लीकेशन दिया जाएगा फॉर द रिजर्वेशन ऑफ नेम। ओके, तो इसमें आपको क्या बताना पड़ेगा, द नेम ऑफ प्रपोज्ड एलएलपी, जो भी आपकी एलएलपी होने वाली है उसका नाम दिखेगा, और नेम टू विच एलएलपी प्रपोजेस टू चेंज इट्स नेम। ओके, और या फिर ऐसा नाम जहां पे एलएलपी क्या करना चाह रही है बताना, अपना नेम चेंज कराना चाह रही है। देखो, जो नाम आपका ऑलरेडी है उसे भी चेंज करना है, तो उसके लिए भी आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा कि ये नाम अवेलेबल है कि नहीं है, या फिर आप नई एलएलपी बना रहे हो तो फिर जो नाम आपको यूज करना है तो वो भी आपको चेक करना पड़ेगा कि वो नाम अवेलेबल है या नहीं है। ओके, तो ये सब बातें आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, और अगर समझो, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगे या रजिस्ट्रार को ऐसा लगे कि नाम जो आप लोगों का डिजायरेबल है, जो नाम आप रखना चाह रहे हो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के अंदर ही बैठता, तो फिर वो नाम को रिजर्व किया जाएगा, बट नॉट वन विच मे बी रिजेक्टेड ऑन एनी ग्राउंड। तो उसे रिजर्व करेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी नाम अगर रिजर्व किया तो वो 3 महीने तक रिजर्व किया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन बाय द रजिस्ट्रार। तो रजिस्ट्रार जब बोलेगा तो तब से लेके 3 महीने तक वैसा नाम मेंटेन किया जाएगा। ओके, आई होप यहां तक का सबको आपको रिवाइज हो चुका होगा। फिर बच्चों, हम लोगों ने आगे जाके एक नेक्स्ट सेक्शन देखा था, सेक्शन नंबर 17 चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी। तो उसमें ऐसा दिया गया था, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन 15 एंड 16, मतलब सेक्शन 15 और 16 में कुछ भी लिखा रहने दो, जब सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट एलएलपी हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर अ नेम विच इज नेम रेफर टू इन सबसेक्शन 2, मतलब अनडिजायरेबल अगर नाम हो तो, ठीक है,
या फिर आइडेंटिकल और टू नियरली रिजेंबल्स द नेम ऑफ एलएलपी और बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब ये नाम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि अनडिजायरेबल है या फिर काफी मिलता जुलता है किसी और एलएलपी, बॉडी कॉर्पोरेट या किसी दूसरे के साथ में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट सच चेंज टू एलएलपी इट्स नेम। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकती है एलएलपी को कि भाई चलो अब ये नाम जो है ये बदल डालो। ओके हाँ, और फिर एलएलपी को कंप्लाई करना पड़ेगा इस बात से कितने दिन के अंदर, 3 मंथ्स के अंदर आफ्टर द डेट ऑफ डायरेक्शन। मतलब जब डायरेक्शन दिया तो उसके 3 महीने के अंदर आप लोगों को इस बात से कंप्लाई भी करना पड़ेगा। और सच लॉन्गर पीरियड एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में अलाउ, और इसके अलावा जो भी फर्दर लॉन्गर पीरियड रहेगा उतने पीरियड के अंदर आप लोगों को ये काम करना ही पड़ेगा। तो ये रहेगा आपका चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी। ठीक है, दिस इज गिवन अंडर विच सेक्शन, सेक्शन नंबर 17। ओके, एनी एलएलपी विच फेल्स टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन गिवन अंडर शैल बी पनिशेबल विद फाइन। ओके, तो जो भी एलएलपी है वो अगर फेल हो जाती है टू कंप्लाई विद अ डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन दी है उससे फेल हो जाती है, शैल बी पनिशेबल with a fine which shall not be less than 10,000 but which may extend to 5 lakh rupees। तो आपको फाइन कितना लगेगा बच्चों, मिनिमम 10,000 का और मैक्सिमम 5 लाख का आपको यहाँ पे फाइन लग जाएगा। ओके, द डेसिग्नेटेड पार्टनर ऑफ सच एलएलपी shall be punishable with a fine which shall not be less than 10,000 but which may extend to 1 lakh। तो ये फाइन है आपके एलएलपी के लिए और ये फाइन है आपके डेसिग्नेटेड पार्टनर्स के लिए। ओके, आई होप याद रखेंगे आप लोग इसे। फिर बच्चों हम लोग आगे जाके ये भी देखने लग गए कि क्या क्या स्टेप्स होगी आपके एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने की। तो अगर आपको एलएलपी इनकॉर्पोरेट करनी है तो उसमें सबसे पहला पॉइंट होता है नेम रिजर्वेशन। आपको सबसे पहले नाम को रिजर्व कर देना पड़ेगा। ओके, द फर्स्ट स्टेप टू इनकॉर्पोरेट एलएलपी इज रिजर्वेशन ऑफ नेम ऑफ एलएलपी। तो आप एलएलपी के नाम को सबसे पहले क्या कर लेना, रिजर्व कर लेना। और जो भी आपका एप्लीकेंट होगा इसको ई फॉर्म 1 फाइल करना पड़ेगा और इस ई फॉर्म 1 को फाइल करके आप असर्टेन कर लो कि अवेलेबिलिटी एंड रिजर्वेशन ऑफ द नेम, मतलब आपको कोई नाम अवेलेबल है उसको रिजर्व करना है या नहीं, ये आप लोग ई फॉर्म 1 फाइल करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि आपका नेम रिजर्वेशन। तो नेम रिजर्वेशन के लिए हमने क्या बोला, आपको ई फॉर्म 1 फाइल करना पड़ेगा और सबसे पहले ये चेक कर लेना रहेगा कि जो नाम से आप लोग एलएलपी बनाने जा रहे हो वो नाम अवेलेबल है भी या नहीं। ओके, उसके बाद इनकॉर्पोरेट एलएलपी, मतलब आप लोग क्या कर देना बच्चों, जब नेम वगैरह आपको अवेलेबल दिखा तो फिर जाके आप लोग एलएलपी को ही इनकॉर्पोरेट कर दो। और एलएलपी इनकॉर्पोरेट करनी है तो आप लोगों को ई फाइल या ई फॉर्म 2 आप लोगों को फाइल करना पड़ेगा। यू विल हैव टू फाइल विच फॉर्म, ई फॉर्म 2 यू विल हैव टू फाइल ओवर हियर। ओके, और ये जो ई फॉर्म 2 रहेगा इसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। और किसकी इंफॉर्मेशन, आपके पार्टनर्स, डेसिग्नेटेड पार्टनर्स की डिटेल्स एंड कंसेंट ऑफ द पार्टनर, डेसिग्नेटेड पार्टनर, मतलब जिन्हें आप पार्टनर्स बनाना चाह रहे हो, डेसिग्नेटेड पार्टनर बनाना चाह रहे हो, उनकी पहली बात तो डिटेल देनी पड़ेगी और दूसरा और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, उनका कंसेंट है कि नहीं है वो भी आपको डालना पड़ेगा। तो पहली बात होती है नेम रिजर्वेशन की, ई फॉर्म 1। दूसरी बात होती है इनकॉर्पोरेट करना एलएलपी को, ई फॉर्म 2। थर्ड थिंग एलएलपी का अग्रीमेंट। अब इतना सब हो गया तो आपको एलएलपी का अग्रीमेंट भी फाइल करना पड़ेगा ई फॉर्म 3 में, और कितने दिन के अंदर, 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जैसे ही आपकी एलएलपी बन जाएगी तो उसके 30 दिनों के अंदर आप लोगों को एलएलपी का अग्रीमेंट भी फाइल कर देना पड़ेगा। यू विल हैव टू फाइल व्हाट, एलएलपी का एग्रीमेंट। आई होप सबके दिमाग में क्या है, दिस आर द स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट योर एलएलपी। एलएलपी बनाने के ये सारे आपके क्या रहेंगे बताना है, स्टेप्स रहेंगे। आई होप सबके दिमाग में गया ही होगा। ओके, उसके बाद हम लोगों ने देखा था बच्चों पार्टनर्स एंड देयर रिलेशंस। ओके, तो मतलब पार्टनर का क्या रिलेशन होता है आपके एलएलपी के साथ, तो ये हमने देखा। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने नजर घुमाई थी हमारे सेक्शन नंबर 22 पे, और ये सेक्शन नंबर 22 बेसिकली किस चीज का था, तो दिस वाज ऑफ व्हाट, एलिजिबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। ओके, तो आपके पार्टनर्स की क्या एलिजिबिलिटी होती है ये हमने देखा था।
तो इसमें बोला इतना ही गया था बच्चों, जो लोग अपना नाम सब्सक्राइब कर देते हैं इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में, वो पहले पार्टनर बन जाते हैं। ठीक है, ये पहली बात थी। दूसरा, रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स। ओके, पार्टनर की कैसे रिलेशनशिप होगी, तो ये दिया गया था सेक्शन नंबर 23 में। तो यहाँ पे एक ही बात बोली गई है, जो भी म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर है वो आपके एलएलपी एग्रीमेंट से क्या होता है, गवर्न होता है। ओके, जो भी पार्टनर्स की म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज होंगी दे विल बी गवर्न बाय विच थिंग, तो वो रहेगा आपका एलएलपी एग्रीमेंट। एलएलपी एग्रीमेंट इनको गवर्न करता है। ओके, हाँ, और इसमें ये भी बात बोली है, अगर कल चल के एलएलपी एग्रीमेंट में कोई चेंजेस होते हैं तो ये आपको फाइल कर देना पड़ेगा। किसको बताना, रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार को आपको ये सब चीजें फाइल कर देनी पड़ेगी। और कैसे फाइल करनी पड़ेगी, इन सच अ फॉर्म एंड मैनर एंड अकम्पनीड बाय सच अ फीस एज में बी प्रिस्क्राइब। ठीक है, तो आप कुछ ऐसे फॉर्मेट में, कुछ ऐसे मैनर में, और उसके साथ कुछ ऐसी फीस चाहिए जो आपकी प्रिस्क्राइब्ड होती है। ओके, तो ये दो बातें हम लोगों ने यहाँ पे देख के रखी हुई है। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि एग्रीमेंट जो होगा ये आप लोगों का राइटिंग में होगा और ये इनकॉर्पोरेशन के पहले बनाना चाहिए। ये सबसे पहली बात, वो सब्सक्राइब देयर नेम टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट वगैरह वगैरह, तो इनके नाम पे बनना चाहिए। कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं जो पहले से बने हुए हो और उससे बाद में रेटिफाई किया है बाकी के सारे पार्टनर्स ने। ओके, और इसमें यह भी बात था कि बच्चों जो भी आपके म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज होंगे तो ये फर्स्ट शेड्यूल के हिसाब से डिपेंड होते हैं, डिसाइड होते हैं। ओके, ये था सेक्शन नंबर 23। फिर हम लोग आगे चले गए सेक्शन नंबर 24 पे, दैट इज सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट। मतलब पार्टनरशिप में जो आपका इंटरेस्ट होता है तो वो सीज हो सकता है, मतलब आप पार्टनरशिप में से निकल सकते हो। कैसे निकल सकते हो, पहली बात अकॉर्डेंस विद एग्रीमेंट, जैसे आपके एग्रीमेंट में लिखा हो उस तरीके से आप लोग बाहर निकल सकते हो। और दूसरी बात है, या फिर आप नोटिस दे सकते हो दूसरे पार्टनर को राइटिंग में ऑफ नॉट लेस देन 30 days दैट हिज इंटेंशन टू रिजाइन। रिजाइन होना है तो आपके पास में दो रास्ते हैं, एक तो आपका जो एलएलपी एग्रीमेंट जैसा बना होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग रिजाइन दे सकते हो, रिजाइन मार सकते हो। नहीं तो फिर क्या होगा बच्चों, आप लोग नोटिस दे सकते हो राइटिंग में नॉट लेस देन 30 days की ऑफ हिज इंटेंशन टू रिजाइन। अब मेरा इंटेंशन है रिजाइन करने का, ये इसकी आप लोग नोटिस दे सकते हो विद इन 30 days। ठीक है, फिर अ पर्सन शैल सीज टू बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी। एक बंदा पार्टनर नहीं रहेगा एलएलपी का। कब नहीं रहेगा बच्चों, ऑन हिज डेथ और डिसोल्यूशन ऑफ एलएलपी। जब उसकी या तो डेथ होती है या एलएलपी डिसॉल्व होती है तो फिर वो पार्टनर नहीं रहता। या फिर वो बंदा डिक्लेयर हो चुका है अनसाउंड माइंड तो भी फिर वो पार्टनर नहीं रहेगा। या फिर उसने अप्लाई किया है टू बी एडजस्ट एज इंसॉल्वेंट, उसने इंसॉल्वेंसी के लिए भी अप्लाई किया है तो भी वो फिर पार्टनर नहीं रहेगा। ओके, और जो पार्टनर अब पार्टनर नहीं रहा, सीज टू बी अ पार्टनर है, तो उसे अब आगे से फॉर्मर पार्टनर बोला जाएगा। ओके, और याद रखना बच्चों, उसे तब तक पार्टनर माना जाता है जब तक वो नोटिस नहीं देगा कि वो सीज टू बी अ पार्टनर है। इवन अगर सामने वाले बंदे को पता नहीं है कि ये पार्टनर है या पार्टनर नहीं रहा तो भी फिर वो पार्टनर माना जाएगा। ओके, फिर हमने देखा था सीजेशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट बाय इटसेल्फ डिस्चार्ज द पार्टनर। मतलब आप पार्टनरशिप से सीज हो गए, निकल गए, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि अब आप लाइबल नहीं रहोगे, अब आपके ऑब्लिगेशंस नहीं आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। ओके, तो जब भी आप निकल जाते हो तो फिर वैसे केस में क्या होने वाला है बच्चों, तो वैसे केस में आपके जो पहले के लाइबिलिटीज है, जब आप पार्टनर थे तो वो लाइबिलिटीज तो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। भले ही आपने पार्टनरशिप छोड़ी, एलएलपी छोड़ी, तो भी आपके वो जो पहले के ऑब्लिगेशंस है वो आपके पीछे ही रहेंगे। ओके, और अगर तुम्हारा एलएलपी में से कोई पार्टनर निकल जाता है ड्यू टू डेथ और इंसॉल्वेंसी, इन दो रीजन में से एक में, तो उसे कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन तो मिलना ही चाहिए, और दूसरा शेयर इन द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अगर उसके अकाउंट की सेटलमेंट नहीं करे तो उसे शेयर इन द प्रॉफिट भी मिलेगा, जैसे आपके पार्टनरशिप में मिलता था। ओके, लेकिन एक चीज याद रखना, अगर किसी पार्टनर की डेथ या इंसॉल्वेंसी हो जाए
तो वो कभी भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है मैनेजमेंट ऑफ द एलएलपी में। ओके, दे कैन नॉट इंटरफेयर इनटू द मैनेजमेंट ऑफ योर एलएलपी। आई होप ये सबके दिमाग में गया ही होगा। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन पार्टनर। अगर पार्टनर में कुछ चेंजेस हो जाए तो फिर क्या करेंगे, ये दिया गया था सेक्शन 25 में। तो हमने बोला कि भाई पार्टनर का कुछ भी नाम या एड्रेस चेंज हो गया तो उसने विद इन 15 डेज एलएलपी को इन्फॉर्म करना। ओके, फिर एलएलपी ने क्या करना, एलएलपी ने रजिस्ट्रार को फाइल नोटिस दे देना विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ही सीज टू बी अ पार्टनर, या वो बन जाता है पार्टनर। ओके, तो या तो नया पार्टनर आ रहा है या जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो निकल के जा रहा है, तो ऐसे केस में आपका जो एलएलपी रहेगा वो रजिस्ट्रार को इंटीमेट करेगा विद इन 30 डेज। और अगर चेंजेस इन द नेम और एड्रेस ऑफ पार्टनर तो ऐसा कुछ होगा तो भाई उसने फाइल करना चाहिए रजिस्ट्रार को विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर उसने फाइलिंग भी कर देनी चाहिए। किसको, रजिस्ट्रार को। ओके, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन पार्टनरशिप की बात करो तो भाई अगर किसी पार्टनर का नेम एड्रेस चेंज हो जाए तो उसने एलएलपी को 15 दिन में बता देना चाहिए और चेंज करा के लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे एलएलपी की तो अगर उसे पता चला कि कोई नया पार्टनर आया है, कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर गया है, तो उसने वो भी चीज इन्फॉर्म कर देनी चाहिए। और किसे इन्फॉर्म कर देनी चाहिए बच्चों, तो रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करनी चाहिए विद इन 30 डेज। ओके, और उसके अलावा कोई एड्रेस में या नेम में भी चेंज होता है तो उसकी भी नोटिस रजिस्ट्रार को देनी पड़ेगी। और कितने दिन के अंदर देनी पड़ेगी बच्चों, विद इन 30 डेज देनी पड़ेगी। ओके, नोटिस फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार, जो भी नोटिस फाइल करी जाएगी रजिस्ट्रार को वो ऐसे फॉर्म में होना चाहिए, उसके साथ में फीस लगाई हुई होनी चाहिए। ओके, और उसे साइन करना चाहिए बाय डेसिग्नेटेड पार्टनर। तो जो डेसिग्नेटेड पार्टनर होता है उसने उसे साइन भी करना चाहिए। और उसके अलावा he shall contain a statement by such partner that he consents to become partner। ओके, तो पहली बात एक प्रेस्क्राइब फॉर्म में उसके साथ फीस चाहिए। इसे साइन किसने करना चाहिए, डेसिग्नेटेड पार्टनर ने। और उसके बाद क्या बोला गया बच्चों, इसमें उस पार्टनर का कंसेंट भी चाहिए। अगर वो पार्टनरशिप में आ रहा है, एलएलपी में आ रहा है, तो उसका वहां पे कंसेंट भी लगेगा। अगर तुम इसमें से कोई प्रोविजन कॉन्ट्राविन करते हो, कोई प्रोविजन टूटती है, तो फिर पनिशमेंट होगी मिनिमम 2000 और मैक्सिमम 25,000 के फाइन के साथ। और अगर कोई पार्टनर कॉन्ट्राविन करता है, मतलब जो पार्टनर को रिक्वायरमेंट थी कि बाबा तेरा नाम वाम चेंज हुआ तो तूने 15 दिन में बोल देना, अगर ये चीज नहीं होती है तो ये भी पार्टनर भी 2000 और 25,000 तक के लाइबल होने लग जाएगा। ओके, आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। उसके बाद एनी पर्सन हु सीजेस टू बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी मे हिमसेल्फ फाइल अ नोटिस टू द रजिस्ट्रार। अगर किसी पार्टनर को लगा कि यार ये बाकी के पार्टनर मेरे सीज होने के बाद, मेरे निकलने के बाद रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म नहीं करेंगे, तो ऐसे वक्त वो खुद भी क्या कर सकता है, रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर सकता है। ओके, और 15 दिन के अंदर ही फिर वो सीज हो जाएगा। ओके, अगर एलएलपी इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं देता है रजिस्ट्रार के पूछने पे, तो 15 डेज इलैप्स होने के बाद ये मान लिया जाएगा कि ही वाज सीज्ड। ओके, दिस इज योर सेक्शन नंबर 25। फिर बच्चों हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते चले गए थे एक्सटेंट एंड लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड पार्टनर। ओके, मतलब किस हद तक आपके एलएलपी का लाइबिलिटी आएगा और कहां तक आपके पार्टनर का लाइबिलिटी आने वाला है, तो ये हमने देखना स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले हमने देखा था सेक्शन नंबर 26, और 26 में हमने बोला कि पार्टनर एज एजेंट। ओके, तो एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ एलएलपी द एजेंट ऑफ एलएलपी बट नॉट ऑफ द अदर्स। ये बात ध्यान में रखना बच्चों, एक एलएलपी में एक पार्टनर एलएलपी का ही एजेंट होगा, ना कि बाकी के पार्टनर्स का। तो ये बात आपको गौर से याद रखनी पड़ेगी। ओके, फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था बच्चों एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी, मतलब लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी कैसे कैसे आएगी और कितनी आएगी, ये हमने देखा था सेक्शन 27 के अंदर। तो इसमें देखा था एलएलपी इज नॉट बाउंड बाय एनीथिंग डन बाय पार्टनर इन डीलिंग विद पर्सन इफ हैज नो अथॉरिटी टू एक्ट।
द पर्सन नोज दैट ही हैज नो अथॉरिटी और डज नॉट बिलीव हिम टू बी अ पार्टनर। तो इसका मतलब है आपकी एलएलपी बाउंड नहीं करती है अगर कोई पार्टनर एक्ट कर दे जो उसके अथॉरिटी में नहीं है। ओके, अगर अथॉरिटी नहीं है फिर भी अगर कोई एक्ट कर देता है पार्टनर, तो ऐसा मान के चलना उसके लिए एलएलपी कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। ओके, या फिर जो भी बंदा डील कर रहा है उस पार्टनर के साथ में, तो उस पर्टिकुलर बंदे को पता ही नहीं है कि ही इज अ पार्टनर ऑफ एलएलपी, तो ऐसे भी केस में क्या होगा बच्चों, आपकी एलएलपी लाइबल नहीं होती है। ओके, तो दो केसेस में लाइबिलिटी एलएलपी की नहीं आएगी। नंबर 1, जब पार्टनर को कोई अथॉरिटी ही नहीं है एक्ट करने की, ये सबसे पहली बात। और दूसरी बात कि जब पार्टनर नोज दैट ही हैज नो अथॉरिटी, या उसको पता ही नहीं था थर्ड पार्टी को कि ये आपका पार्टनर है ही, मतलब है ये पार्टनर, ये अगर पता ना हो, तो ऐसे केस में क्या होगा, उस एलएलपी की कोई लाइबिलिटी नहीं आती है। ओके, एलएलपी इज लाइबल इफ द पार्टनर ऑफ एलएलपी इज लाइबल टू एनी पर्सन फॉर रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और विद इन इट्स अथॉरिटी। हाँ, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर पार्टनर विथ हिज अथॉरिटी, मतलब अथॉरिटी में रह के कोई एक्ट करता है और वो एक्ट रॉन्गफुल एक्ट निकला, तो ऐसे वक्त जरूर आपकी एलएलपी लाइबल होने लग जाएगी। इन दैट केस योर एलएलपी विल बी व्हाट, लाइबल हियर। ठीक है, ये दो बातें हम लोगों ने देखी। उसके बाद एन ऑब्लिगेशन ऑफ द एलएलपी whether arising in a contract or otherwise shall be solely the obligation of the LLP। okay? मतलब जो भी ऑब्लिगेशन होगा एलएलपी का, जो कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके एलएलपी का ही ऑब्लिगेशन होगा। ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी वेदर अराइजिंग इन अ कॉन्ट्रैक्ट और अदरवाइज शैल बी सोली ऑफ द ऑब्लिगेशन ऑफ द एलएलपी। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई हमने पहले देखा कि एलएलपी का सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, एलएलपी का सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। ओके, तो क्योंकि इसका सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो जो लाइबिलिटी एलएलपी की रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ एलएलपी की ही रहेगी। तो फिर इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे क्या होने वाला है, ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी विल बी ओनली द ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी इटसेल्फ। ओके, the liabilities of LLP shall be met out of the property of the LLP। तो जो भी liabilities निकलती है LLP की, तो वो उसके खुद के प्रॉपर्टी से ही पे ऑफ की जाएगी। क्योंकि अगर लाइबिलिटी सिर्फ आप बोल रहे हो कि LLP की ही लाइबिलिटी है, तो सवाल ही नहीं उठता, उसको जब पे आउट करना पड़ेगा, मेट आउट करना पड़ेगा, तो वो भी प्रॉपर्टी ऑफ द एलएलपी से ही मेट आउट किया जाता है। ओके, तो ये हुआ आपका यहाँ तक का पार्ट, एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी। ओके, ये यहाँ तक का हमने देखा है सेक्शन नंबर 27। तो 27 नंबर के सेक्शन में हम लोगों ने अभी क्या क्या देखा बच्चों, तो इसमें बस इतनी बातें देखी कि अगर आपका एलएलपी कहाँ पे लाइबल नहीं होगा, जहां पार्टनर को कोई अथॉरिटी नहीं होती है एक्ट करने के लिए, तो एलएलपी विल नॉट बी लाइबल। उसके बाद सामने वाला जो पर्सन है उसे पता ही नहीं है कि ही इज द पार्टनर ऑफ एलएलपी, तो भी एलएलपी लाइबल नहीं होती है। फिर हमने देखा कि अगर कोई पर्टिकुलर बंदा अगर अथॉरिटी में रह के कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है, तब एलएलपी आपकी लाइबल होने लग जाएगी। फिर उसके बाद हमने देखा था ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी वेदर अराइजिंग इन अ कॉन्ट्रैक्ट और अदरवाइज शैल बी solely the obligation of the LLP। तो जो लाइबिलिटी LLP की है वो सिर्फ और सिर्फ LLP की ही रहेगी। ओके, और उसके बाद the liabilities of LLP shall be met out of the property of the LLP itself। ओके, और कोई कल चल के लाइबिलिटीज भी होती है LLP की, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके LLP की ही लाइबिलिटीज होने वाली है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट, और वो LLP की लाइबिलिटी होगी बट उसको पे आउट भी कैसे करोगे, प्रॉपर्टी ऑफ द LLP से ही पे आउट करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमने बात करी थी एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर, ये सेक्शन 28 में दिया है। तो इसमें क्लियर कट बोला है बच्चों, कोई भी पार्टनर यहाँ पर्सनली लाइबल नहीं होगा। ओके, ये पहली बात। दूसरी बात, किसी की भी पर्सनल लाइबिलिटी आने नहीं वाली है। क्यों? किसी दूसरे पार्टनर के रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन की वजह से। ओके, क्योंकि कोई दूसरा पर्टिकुलर पार्टनर रॉन्गफुल एक्ट करता है या ओमिशन करता है, तो इसके लिए वो खुद लाइबल होगा, ना कि
दूसरा पार्टनर लाइबल होगा। तो याद रखो दूसरा पार्टनर वहां पे लाइबल नहीं होता है, ये होता है सेक्शन 28। फिर इसके बाद हमने देखा था पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो इसमें हमने देखा बच्चों कि अगर कोई बंदा या तो वर्ड स्पोकन, रिटन और कंडक्ट से खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट हिमसेल्फ, और नोइंगली परमिट हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड टू बी अ पार्टनर इन एलएलपी। मतलब क्या कर रहा है, खुद को या तो बता रहा है कि वो एक पार्टनर है, या फिर कोई दूसरा उसे पार्टनर बोल के बता रहा है और ये बताने दे रहा है, तो दोनों भी केस में क्या होगा बच्चों, ही विल बी लाइबल, वो वहां लाइबल होने लग जाएगा। Who has on the faith of any such representation given credit to the LLP, जिसने इसके रिप्रेजेंटेशन की वजह से क्रेडिट दिया था LLP को, तो वो यहाँ पे होने वाला है लाइबल। ओके, तो ये बात आप समझ के लेना, ठीक है। Where any credit is received by the LLP as a result of such representation, the LLP shall, without prejudice to the liability of the person रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ और रिप्रेजेंट टू बी अ पार्टनर। ओके, तो मतलब जब अगर किसी ने क्रेडिट दिया होगा इस भरोसे पे कि ये बंदा पार्टनर है, तभी उस बंदे को लाइबल पकड़ा जाएगा, अदरवाइज नॉट। और इसके बाद हमने देखा अगर कोई पार्टनर की डेथ वगैरह हो जाती है, तो डेथ के बाद उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कभी भी लाइबल नहीं होगा उसके डेथ के बाद के एक्ट्स के लिए। ओके, तो हमने इतनी बातें देख रखी थी। फिर इसके बाद आया था हमारा सेक्शन नंबर 30, दैट वाज ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड। तो इसमें सिंपल सी एक ही बात बता दूंगा बच्चों, जिस पर्टिकुलर पार्टनर ने फ्रॉड किया हुआ है या फिर कोई एलएलपी फॉर्म करी गई है टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स, ओके, तो ऐसे पर्टिकुलर केसेस में लाइबिलिटीज आपकी अनलिमिटेड होगी। ओके, तो लाइबिलिटीज यहाँ पे कैसे होने लगेगी, अनलिमिटेड होगी फॉर ऑल और एनी ऑफ द डेब्ट्स और अदर लाइबिलिटीज ऑफ द एलएलपी। तो जो भी डेब्ट्स रहेंगे या अदर लाइबिलिटीज रहेंगी एलएलपी की, तो वहां पे उसकी लाइबिलिटी कैसे होने लग जाएगी बच्चों, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी आने लग जाएगी। ओके, हाउएवर इन केस ऑफ एनी सच एक्ट इज कैरिड आउट बाय पार्टनर, द एलएलपी इज लाइबल टू द सेम एक्सटेंट एज द पार्टनर unless it is established by the LLP that such act was without knowledge or authority of the LLP। okay? मतलब क्या हुआ, अगर कोई एक्ट किया गया है, ओके, और कोई पार्टनर उसके अंदर एक्ट में इन्वॉल्व था और LLP को इसके बारे में कुछ नहीं पता है, नॉलेज नहीं है कि ये ऐसा कोई एक्ट किया जा रहा है, तो ऐसे केस में LLP की कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी। ओके, फिर हमने बोला अगर आप कोई बिजनेस चालू कर रहे हो और आपके पहले से इंटेंशन फ्रॉडुलेंट रहेंगे, तो ऐसे वक्त आप लोग पनिशेबल हो जाओगे विथ इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years, एंड यहाँ पे फाइन भी लग सकता है जो मिनिमम 50,000 हो सकता है और मैक्सिमम 5 लाख के करीब करीब पहुंच सकता है। ओके, तो मिनिमम 50,000 एंड मैक्सिमम 5 लाख का आपको फाइन लग सकता है। ओके, और अगर आपका डेसिग्नेटेड पार्टनर या कोई एलएलपी ये ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगी और अगर सामने वाले को कोई उससे नुकसान होता है, तो फिर ऐसे वक्त क्या होगा, उस सामने वाले बंदे को कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। ओके, तो दिस इज अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट। फिर हमने धीरे धीरे आगे जाके देखा था सेक्शन नंबर 31, विजल ब्लोइंग। तो इसमें हमने यही सीखा था बच्चों कि अगर कल चल के कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो और उस इन्वेस्टिगेशन में कोई पार्टनर या कोई एम्प्लॉय सपोर्ट करता है, यूजफुल इंफॉर्मेशन दे देता है, तो ऐसे केस में क्या होगा बच्चों, उस पार्टनर उस एम्प्लॉय की जो लाइबिलिटी होती है वो या तो खत्म कर दी जाएगी या कम कर दी जाएगी, रिड्यूस और वेव। ओके, या तो कम करेंगे या तो खत्म ही कर देंगे, उस पे जो भी पेनल्टी लगने वाली है उसको। ओके, तो ये बात याद रखना। और जिस पार्टनर ने या जिस एम्प्लॉय ने ऐसी इंफॉर्मेशन दी होगी, तो उसको कभी कोई आप डिस्चार्ज नहीं करोगे, डिमोट नहीं करोगे, सस्पेंड नहीं करोगे, थ्रेटन नहीं करोगे और हरास भी नहीं करोगे। ये भी बात आपके इस पर्टिकुलर सेक्शन 31 के अंदर दी है। इसी को क्या बोलते बताना, विजल ब्लोइंग बोला जाता है। इट विल बी कॉल्ड एज विजल ब्लोइंग। ठीक है, फिर इतना होने के बाद हम लोग जरा और आगे बढ़े। आगे जाके हमने देखना चालू किया था फाइनेंशियल डिस्क्लोजर। तो इसमें सबसे पहले देखा सेक्शन नंबर 34,
जिसने बोला था प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट के बारे में, तो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट आपने हर साल का बनाना है, कैश या एक्रूवल आपकी मर्जी। हाँ, लेकिन डबल एंट्री सिस्टम से ही बनाना पड़ेगा और इसे आपको रजिस्टर्ड ऑफिस पे मेंटेन करना पड़ेगा। यू विल हैव टू मेंटेन इट एट योर रजिस्टर्ड ऑफिस, ओके। और फिर इसमें हमने देखा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी नाम की भी कुछ चीज होती है, ओके। और इसमें हम लोगों ने क्या सीखा बच्चों, हर एक एलएलपी विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर क्या करना पड़ेगा, इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, और ये आपको रजिस्ट्रार को भी देना पड़ेगा, ओके। और इसे साइन भी किया जाता है बाय डेसिग्नेटेड पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी। तो जो आपके डेसिग्नेटेड पार्टनर रहेंगे वो इसे यहाँ पे साइन भी करते हैं, ओके। तो ये होता है आपका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी। फिर उसके बाद हमने देखा बच्चों कि ये रजिस्ट्रार को आपको हर साल भेजना पड़ेगा और उसके साथ कुछ फीस भी अटैच करनी पड़ती है। और उसके बाद बोला गया था कि जो अकाउंट्स होते हैं एलएलपी के, तो इन्हें ऑडिट कराना पड़ता है। दिस अकाउंट्स हैज टू बी व्हाट, ऑडिटेड, इनको ऑडिट कराना पड़ेगा, ओके। तो ये भी बात आप लोग अच्छे से याद रखना। और एनी एलएलपी विच फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल बी पनिशेबल। तो कोई एलएलपी अगर यहाँ फेल हो जाती है कोई प्रोविजंस को फुलफिल करने में, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी जो मिनिमम 25,000 होती है और मैक्सिमम 5 लाख होगी। और हर एक डेसिग्नेटेड पार्टनर पनिशेबल होगा मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम 1 लाख के पनिशमेंट के साथ में, ओके। तो दिस इज अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। और वैसे ही हर एक एलएलपी को एनुअल रिटर्न भी फाइल करना पड़ता है, जो कि गिवन है सेक्शन 35 के अंदर, ओके। और ये कितने दिन में देना पड़ेगा, विद इन 60 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। देखो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट वगैरह 6 महीने के अंदर देना पड़ता है फाइनेंशियल ईयर के क्लोज होने से, और इसे विद इन 60 डेज देना पड़ेगा, ओके। देखो आप 60 डेज को ऐसे 2 महीना बोल के याद मत रखना और लिखना भी मत ऐसे। 60 डेज बोला है तो 60 डेज ही लिखना पड़ेगा, ओके। और उसके बाद पेनल्टी तो वही है जो यहाँ पे आपको देखने को मिली है, वही दोनों पेनल्टी यहाँ पे भी देखने मिलेगी, ठीक है। फिर कन्वर्जन इनटू एलएलपी। फर्म एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है क्या, हो सकती है, सेकंड शेड्यूल के हिसाब से। प्राइवेट कंपनी एलएलपी में हो सकती है क्या, हो सकती है, थर्ड शेड्यूल के हिसाब से। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एलएलपी में जा सकती है क्या, जा सकती है, फोर्थ शेड्यूल के हिसाब से, ये भी हमने देखा। अब उसके बाद था इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन और रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन और कन्वर्जन करने का इफेक्ट क्या क्या होता है, ये हमारे सामने अब आने वाला है, इसे भी हम लोग रिवाइज कर लेंगे। तो इसमें हमने देखा था बच्चों सेक्शन 58 के अंदर कि अगर मान के चलो रजिस्ट्रार को सेटिस्फाई हो गया कि जो भी फर्म, प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, इन्होंने कंप्लाई कर ली है प्रोविजंस रिगार्डिंग शेड्यूल्स, फिर एक्ट वगैरह रूल्स, ये सब इन्होंने फॉलो कर लिया है, तो फिर इशू किया जाता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ओके। जो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है वो इशू कर दिया जाएगा, ओके। और उसमें लिखा ये जाएगा कि इस पर्टिकुलर डेट से आपकी एलएलपी अब क्या हो चुकी है, रजिस्टर्ड हो चुकी है, ओके। तो ये सेक्शन 58 सब सेक्शन 1 में आपको देखने मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था एलएलपी शाल विद इन 15 डेज ऑफ डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्म द कंसर्न रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एज द केस में बी with which it was registered under the provision of the Indian Partnership Act। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आपका ये जो एलएलपी होगा, ये मान के चलो अगर कोई प्राइवेट कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी या पार्टनरशिप फर्म कन्वर्ट हो रही है एलएलपी में, तो इनका पहले जिस एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन था, तो उन पर्टिकुलर अथॉरिटीज को इन्हें बोलना पड़ता है, इंटीमेट करना पड़ता है विद इन 15 डेज कि अब वो लोग कन्वर्ट हो चुके, काय के अंदर बताना, एलएलपी के अंदर कन्वर्ट हो गए, ऐसा उन्हें इंटीमेट करना पड़ता है, ओके। और इसके बाद कन्वर्जन होने के बाद जो भी पार्टनर्स रहेंगे या शेयर होल्डर्स रहेंगे, तो उनको वो जो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है तो वो सारी फुलफिल करनी पड़ेगी, ओके। तो दिस इज अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट। अब उसके बाद इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात करो तो बेटा हम लोगों ने ये देखे रखे हैं, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होता है ये हमने ऑलरेडी देख लिया था। फिर उसके बाद फॉरेन एलएलपी,
तो वही होती है जिसका इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड इंडिया है बट हैविंग अ प्लेस इन इंडिया, वो होती है फॉरेन एलएलपी। फिर इसके बाद वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन, तो इसमें बोला गया है कि भाई वाइंडिंग अप जो होता है एज पर सेक्शन 63 ये वॉलंटरी भी हो सकता या फिर ट्रिब्यूनल के भी थ्रू हो सकता। दोनों सिनारियोज में इसका वाइंडिंग अप होना पॉसिबल होता है और ये कहाँ दिया गया है बच्चों, सेक्शन 63 के अंदर दिया गया था। ओके, सर्कमस्टांसेस इन विच एलएलपी में बी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल। अब ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टांसेस है जहां पे ट्रिब्यूनल इसे वाउंड अप करता है, तो इट इज गिवन अंडर सेक्शन 64। ये दिया कहां पे गया है, सेक्शन 64 में दिया गया है। अब यहां पे कौन कौन सी बातें दे रखी है, चलो देखते हैं। अगर एलएलपी डिसाइड करता है कि एलएलपी को वाउंड अप हो जाना चाहिए ट्रिब्यूनल के थ्रू तो फिर हो जाएगा। अगर मोर देन 6 मंथ आपका बिजनेस चल रहा है जबकि नंबर आपका बिलो 2 है, ऐसे भी वक्त ट्रिब्यूनल बंद कर सकता है बिजनेस को। अगर एलएलपी अपने डेब्ट्स पे आउट नहीं कर पाती तो भी वाइंड अप हो सकता है बिजनेस। उसके बाद एलएलपी एक्ट नहीं कर रही है या एलएलपी ऐसे एक्ट कर रही है जो अगेंस्ट है, किसके अगेंस्ट है, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ओके, तो ऐसे भी वक्त एलएलपी को ट्रिब्यूनल बंद कर सकता है। इफ द एलएलपी हैज मेड अ डिफॉल्ट इन फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी और एनुअल रिटर्न फॉर एनी 5 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर, पिछले कंटिन्यूअस अगर 5 इयर्स में या तो आपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फाइल नहीं किया या तो आप लोगों ने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया, दोनों में से कोई भी एक चीज कंटिन्यूअसली 5 इयर्स तक नहीं डाली है, तो फिर जाके क्या होने वाला है बच्चों, आपका ट्रिब्यूनल वाइंड अप करने का ऑर्डर पास कर सकता है। ओके, और इसके अलावा जब भी ट्रिब्यूनल को जस्ट और इक्विटेबल लगे तब भी एलएलपी को वाइंड अप किया जा सकता है, जब उसे ठीक लगे तब भी उसे हम वाइंड अप कर सकते हैं। ठीक है, रूल्स फॉर वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन, क्या क्या रूल्स होते हैं वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन के, इट इज गिवन अंडर सेक्शन 65। ये सेक्शन 65 में दिया गया है। ओके, और उसके बाद आते हैं मिसलेनियस पॉइंट जो कुछ इतने खास थे भी नहीं। बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ पार्टनर विद एलएलपी, मतलब जो एलएलपी का पार्टनर है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन एलएलपी के साथ जरूर कर सकता है। ओके, फिर इसके बाद देखा हमने कंपनीज एक्ट का एप्लीकेशन होता है यहाँ पे, तो उसके बारे में हम लोगों ने देखा कि जो आपका कंपनीज एक्ट है ये इधर अप्लाई तो होता है। ओके, इसकी बहुत सारी कंडीशन लगती है। हाँ, जो थोड़े बहुत इसमें मॉडिफिकेशन होते हैं ये नोटिफिकेशन के थ्रू बोले जाएंगे, ऐसा बोला गया था। ओके, कॉपी ऑफ एवरी नोटिफिकेशन, जो भी नोटिफिकेशन की कॉपी होगी वो पहले बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में रखा जाएगा, फिर वहां से जब अप्रूवल मिलता है तभी उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जाएगा। ओके, और जब दोनों हाउसेज ने उसे परमिशन दे दी तभी जाके आपका क्या होने वाला है बच्चों, आप लोगों का कोई भी पर्टिकुलर अमेंडमेंट नोटिफिकेशन आपका एप्लीकेबल होने लग जाएगा। ओके, तो इसके बाद हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स और इट इज गिवन अंडर सेक्शन 68। व्हाट इज दिस इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, तो मैंने आपको बताया भी था आपको जो भी इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग करनी है तो वो आज के डेट में पॉसिबल होगी थ्रू व्हाट, डिजिटल सिग्नेचर। आप लोगों को उस पर क्या फिक्स करना पड़ता है, डिजिटल सिग्नेचर वहां पे अफिक्स करनी पड़ती है। ओके, तो इट इज गिवन अंडर दिस सेक्शन 68। ठीक है, उसके अलावा नीचे दिया है पे फॉर एडिशनल फीस। ओके, और सेक्शन 69 सेज दैट कि आप लोगों को शायद कुछ एडिशनल फीस देनी पड़ सके। कब, अगर जो भी डॉक्यूमेंट फाइल करना था, जब भी रजिस्ट्रेशन करना था वो आपने नहीं किया, जो डेट बोली थी तब नहीं किया, बट उसके आगे और 300 डेज के अंदर किया तो आपको 100 पर डे की पेनल्टी बैठेगी। ओके, और अगर उसके ऊपर भी चला जाए तो फिर और एडिशनल फीस आपको लगने लग जाएगी। तो ये मिसलेनियस पॉइंट्स है जो हमें यहाँ देखने को मिले थे। ओके, जो एग्जाम में नहीं आते बट ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, फिर बच्चों यहाँ पे डिफरेंसेस विद अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिया गया था। ओके, मतलब अलग अलग जो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है उनसे कैसे डिफर करती है एलएलपी, उसके यहाँ पे पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन भी देके रखे थे। तो उसमें सबसे पहला आता है बच्चों कि एलएलपी को एलएलपी एक्ट 2001 गवर्न करता है, जबकि पार्टनरशिप को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 गवर्न करता है।
बॉडी कॉर्पोरेट में बोलूं तो एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। पार्टनरशिप फर्म की बात करूं तो ये पार्टनरशिप फर्म बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। सेपरेट लीगल एंटिटी की बात करेंगे तो याद रखना इट इज अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, तो ये मेंबर से अलग होती है एलएलपी। बट पार्टनरशिप फर्म की बात करूं तो यहां कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। ओके, क्रिएशन की बात करेंगे तो ये लीगल प्रोसेस से क्रिएट होती है, इसका नाम है रजिस्ट्रेशन। जबकि पार्टनरशिप फर्म जो होती है ये क्रिएटेड बाय पार्टनर्स होती है, ये एग्रीमेंट से बनती है। कौन? पार्टनरशिप फर्म। ओके, उसके बाद रजिस्ट्रेशन एलएलपी का मैंडेटरी होता है, पार्टनरशिप फर्म का वॉलंटरी होता है। ओके, परपेचुअल सक्सेशन की बात करते हैं, यहाँ पे डेथ, इनसैनिटी, रिटायरमेंट वगैरह जो होती है तो उसकी वजह से कभी एलएलपी हैम्पर नहीं होता। जबकि यहाँ पे डेथ, इनसैनिटी, रिटायरमेंट वगैरह होती है तो परपेचुअल सक्सेशन यहाँ पे खतरे में आ ही जाएगा। ओके, क्योंकि इसे कोई परपेचुअल सक्सेशन होता ही नहीं है। एलएलपी के नाम के आगे एलएलपी लिखा होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर लिखा होता है, जबकि ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है पार्टनरशिप के लिए। यहाँ लाइबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है और यहाँ पे लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। म्यूचुअल एजेंसी की बात करूं तो यहाँ पे अदर पार्टनर्स के लिए लाइबल नहीं होगा एक पार्टनर, कहाँ पे? एलएलपी में। जबकि फर्म में हर एक पार्टनर बाइंड कर देगा फर्म को, मतलब पूरे पार्टनर्स को लाइबल कर देगा। ओके, एक पार्टनर। डेसिग्नेटेड पार्टनर की बात करो तो यहाँ पे एटलीस्ट 2 डेसिग्नेटेड पार्टनर्स लगते हैं। ओके, जिसमें से एक रेसिडेंट इन इंडिया चाहिए। जबकि पार्टनरशिप फर्म में ऐसी कोई प्रोविजन है ही नहीं, डेसिग्नेटेड पार्टनर की जरूरत होती ही नहीं है। कॉमन सील की बात करो कि अगर आपके एलएलपी की बात करेंगे तो यहाँ कॉमन सील हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, जबकि पार्टनरशिप में ये नहीं होगा, यहाँ कोई दो राय है ही नहीं। लीगल कंप्लायंसेस की बात करें तो ओनली डेसिग्नेटेड पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द कंप्लायंसेस एंड पेनल्टीज। ओके, सिर्फ जो आपके डेसिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होंगे सारे कंप्लायंसेस और पेनल्टीज के लिए, लेकिन यहाँ पे सारे पार्टनर्स वगैरह रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। ओके, सॉरी, यहाँ पे ऑल पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द कंप्लायंसेस, और यहाँ पे सिर्फ आपके डेसिग्नेटेड पार्टनर्स वगैरह लीगल कंप्लायंसेस के लिए लाइबल होते हैं। एनुअल फाइलिंग तो एलएलपी को एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, सॉल्वेंसी और एनुअल रिटर्न डालना पड़ता, पार्टनरशिप को कोई जरूरत ही नहीं है। फॉरेन पार्टनरशिप, फॉरेन नेशनल कैन बिकम पार्टनर इन एलएलपी। जो भी फॉरेन के नेशनल्स होते हैं तो वो एलएलपी में पार्टनर बन सकते हैं, लेकिन फॉरेन नेशनल्स कैन नॉट बिकम पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। ओके, फिर माइनर एज अ पार्टनर की बात करूं तो माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ एलएलपी। एलएलपी में माइनर को लिया ही नहीं जाता, जबकि यहाँ पे लिया जाता है, कैन बी एडमिटेड, हाँ, लेकिन फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, सिर्फ बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप के लिए उसे लिया जा सकता है। तो ऐसे 17 पॉइंट्स हमने यहाँ पे देख के रखे थे ऑफ डिफरेंसेस विद अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो देयर आर हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन? 17 पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन। ओके, फिर इसके बाद हम लोगों ने आगे जाके देखा था एलएलपी एंड कंपनी। ओके, तो एलएलपी और कंपनी के बीच में अगर आप डिस्टिंग्विश की बात करोगे तो उसमें हमने देखा क्या था। तो सबसे पहली बात थी एलएलपी जो है वो एलएलपी एक्ट 2008 के तहत क्या होता है बताना, गवर्न होता है, जबकि कंपनी में कंपनीज एक्ट 2013 होता है। एलएलपी में पार्टनर बोला जाता है और कंपनी में इन सबको मेंबर्स बोला जाता है। एलएलपी में इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो होता है वो अग्रीमेंट के थ्रू चलता, जबकि कंपनी में आपके स्टैट्यूट कंपनीज एक्ट के हिसाब से चलता। नाम में यह हमेशा एलएलपी होगा। ओके, और यहाँ पे अगर लिमिटेड कंपनी हो तो लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी हो तो पीवीटी, एलटीडी, ऐसे नाम जरूर होता है। नंबर ऑफ मेंबर्स और पार्टनर की बात करो तो यहाँ मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम को कोई लिमिट ही नहीं होती। जबकि प्राइवेट कंपनी की बात करूं तो मिनिमम रहेंगे 2 और मैक्सिमम 200। पब्लिक कंपनी की बात करूं तो मिनिमम 7 रहते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट ही नहीं होती है। ओके, और उसके बाद लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स और मेंबर्स, तो बेटा अगर मैं बात करूं एलएलपी की तो यहाँ पे लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड, यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी होगी।
हाँ फ्रॉड रहा तो बात अलग है, बट अगर यहाँ की बात करूं तो लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स हेल्ड बाय देम। ओके, यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। मैनेजमेंट की बात करूं तो जो भी आपका एलएलपी होगा तो वहां पे जो बिजनेस ऑफ द कंपनी है ये मैनेज कौन करते बताना, पार्टनर और डेसिग्नेटेड पार्टनर्स करते हैं। और यहाँ पे द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर मैनेज बाय व्हाट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर, डेसिग्नेटेड पार्टनर की बात करो तो यहाँ मिनिमम 2 डेसिग्नेटेड पार्टनर लगते हैं। तो यहाँ प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर लगते हैं और पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर्स लगते हैं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर एलएलपी का चैप्टर। ठीक है, थैंक यू।